हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 9 चैप्टर 81 लव मी आरुष का चारू को कॉफी शॉप ले जाना। रुद्राक्ष के हाथ रुद्राक्षी की सॉफ्ट स्किन को छू रहे थे। एक हाथ रुद्राक्ष का रुद्राक्षी के सिर के पीछे और दूसरा उसके पेट को से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। रुद्राक्ष की लंबी पतली उंगलियां मजबूत और कच्ची लग रही थी, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। रुद्राक्ष के हाथों में मजबूती से थामे रुद्राक्षी हिल नहीं सकी। रुद्राक्षी कभी भी किसी का पलड़ा भारी होने देने वाली टाइप की नहीं थी। अगर किसी ने उसे किस किया है तो उसे उन्हें वापस चूमना पड़ेगा। जब रुद्राक्षी के कोमल होठ रुद्राक्ष के खिलाफ दबे तो वो चौंक गया। उसने सामने बैठी उस बोल्ड लड़की को हैरानी से देखा। उसकी मुस्कान चार्मिंग थी। उसने अपना नाजुक मुंह खोला और रुद्राक्ष से कहा, उसके होठ मात्र इंच भर थे। पिछली बार मैंने गलती से तुम्हें किस किया था, फिर आज तुमने मुझे लिफ्ट में 2 बार किस किया जितना मैंने तुम्हें किस किया था। उससे कहीं ज्यादा बार तुमने मुझे किस की है, इसलिए अब मैं इसकी भरपाई कर रही हूं। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की उंगलियों को अपनी पेट की स्किन पर हिलते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के होठ को इतनी जोर से काटा कि वह लहूलुहान हो गया। रुद्राक्षी के लाल दाग वाले दांतों से खून की बूंदें टपक रही थी, जिससे वह किसी ईविल सेडक्ट्रेस की तरह लग रही थी। वह एक आत्मा छीनने वाली दानव की तरह थी, जिसे लोगों की आत्माओं को बहकाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। रुद्राक्षी के बोलने के बाद उसने एक बार फिर रुद्राक्ष किस किया। ये लिफ्ट में उनकी दूसरे किस की तरह वायलेंट और पैशनेट। रुद्राक्ष का दिल तेज हो रहा था। पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने रुद्राक्षी की पकड़ से मुक्त किया और अपने हाथ रुद्राक्षी के कंधों पर रख दिए। बिजली की गति एक पल में बदल गई। रुद्राक्ष ने उसके शरीर को इधर उधर कर दिया और उसे पीछे की सीट पर पिन कर दिया। रुद्राक्षी के रेशमी चिकने बाल सीट पर फैले हुए थे। रुद्राक्ष की टकटकी गहरी हो गई और उसे लगा कि उसके हाथों की स्किन जल रही है। वह लार निगल गया। रुद्राक्षी को बेफिक्र होकर देखता रहा। कार में रोशनी मंद थी और बाहर आसमान काला था। रुद्राक्षी ने उसके फोर्स का विरोध नहीं किया। इसके बजाय वह रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराए। उसकी पतली बाहें रुद्राक्ष के गले में फंसी हुई थी और उसने उन्हें वहीं रखा, जिससे वे एक दूसरे से प्यार करने वाले कॉल की तरह लग रहे थे। रुद्राक्ष की आंखों में असीम गहराई थी, मानो उसके नीचे समुंदर की लहरें उठ रही हो। देते सैंफ उसने कहा, क्या? रुद्राक्षी की लापरवाह एनर्जी लौट आए और उसकी मुस्कान में एक जंगली चंचलता थी। उसने अपना सिर उठाया किया और उसके कान में फुसफुसाए, जब तुम लिफ्ट में मुझे किस कर रहे थे तो तुमने देट एंफ नहीं कहा। जब प्यार की बात आए तब रुद्राक्षी एक कोरी स्लेट थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक बेवकूफ थी। रुद्राक्ष ने उसे 2 बार किस किया और दूसरी किस जोश से भरी हुई थी। अपने शुरुआती शर्म और हैरानी के बाद रुद्राक्षी वापस अपने नॉर्मल सेल्फ में आ गई थी। रुद्राक्ष का व्यवहार सीधे लेफ्ट फील्ड से बाहर आया था। लिफ्ट में रुद्राक्षी की किस करने के बाद रुद्राक्ष बहुत दूर चले गया था और इच्छा से इतना अभिभूत ओवरवेल्म हो गया था कि उसने रुद्राक्षी की जैकेट उतार दी थी। और यह सब अस्पताल की लिफ्ट में हुआ। वह जिस रुद्राक्ष को जानती थी, वह उस तरह का आदमी नहीं था जो इतनी आसानी से कंट्रोल खो सकता था। रुद्राक्षी ने याद किया कि रुद्राक्ष ने कई बार उसके हाथ को छूने की कोशिश की थी। अगर वह एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, इस तरह से एक्ट करने के लिए रुद्राक्ष का एक सीक्रेट मकसद रहा होगा, और यह सीक्रेट मकसद उसकी असली पहचान उजागर कर रहा था। रुद्राक्षी ए के रूप में अपनी पहचान के बारे में बहुत सतर्क थी। रुद्राक्ष और आरआर दोस्त थे और आरआर ए की तलाश में था। आरआर को यह भी पता था कि ए के हाथ पर चोट का निशान है। ये जानकर ये लगभग स्यो लग रहा था कि रुद्राक्ष ने आज जो किया वह आरआर का औदा था। दूसरे शब्दों में आरआर को उस पर शक होने लगा। रुद्राक्षी ने इसके कारणों पर विचार किया। क्या उसने रिया कुचलकर अपनी पहचान का पर्दाफाश किया है? कुछ देर और सोचने के बाद रुद्राक्षी मुस्कुराए।
उसके होठों के कोने खिले हुए फूल की तरह मुड़े हुए थे। अगर रुद्राक्ष उसके साथ यह रहस्यमय खेल खेलना चाहता था, तो वह उसे शामिल करने में खुश थी। आखिरकार उसे अपनी ऑर्डिनरी से कोई लगाव नहीं था, इसलिए बॉडी कॉन्ट्रैक्ट का कोई डर नहीं था। वह अभी भी सोच रही थी कैसे वह रुद्राक्ष के शक्ल में घुसपैठ कर सकती थी और आर से मिल सकती थी। खुशकिस्मती से रुद्राक्ष के व्यवहार ने उसे एक सही बहाना दिया है। अभी भी रुद्राक्ष के सामने लेटी हुई थी। उसने रुद्राक्ष की गर्दन को जाने नहीं दिया और उसकी उंगलियां रुद्राक्ष के कोट की जिप से खेलने लगी। उसके लाल होठ खुल गए और वह कोमल मोहक टोन में बोली, रुद्राक्ष, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये कि मैं पेसिव रहना पसंद नहीं करती। जब तुमने मुझे लिफ्ट किस करना होगा और उन किस से ऐसा लगा जैसे उनका कुछ मतलब था, इसलिए मुझे यह मत बताओ कि यह सिर्फ एक सनक थी। मैं इसे जवाब के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बिना किसी चेतावनी के रुद्राक्षी ने अपनी जैकेट की जिप खोली और रुद्राक्ष की ओर झुकने के लिए अपनी गर्दन उठाई। उसकी सांस हल्के से रुद्राक्ष की गर्दन पर पड़ी। लव मी। रुद्राक्ष ने सीधे रुद्राक्षी की बाह को देखा। उसकी आंखें अधीरता से जल रही थी। रुद्राक्ष की क्यूरोसिटी देखकर रुद्राक्षी फुट फूट कर मुस्कुराए। डेफिनेटली वह सही थी। रुद्राक्ष का पर्पस उसकी पहचान उजागर करना था। जैसे ही रुद्राक्ष ने देखा कि रुद्राक्षी की जैकेट उसके हाथ से फिसलने के कगार पर थी, उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन ऐसा होने से पहले उसे अपनी गर्दन पर रुद्राक्षी के कोमल टच की ठंडक महसूस हुई। रुद्राक्ष चौंका और अपने नीचे पड़ी लड़की को देखा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को वासना भरी निगाहों से देखा, अपनी बाहें रुद्राक्ष के गले में डाल दी और खुद को उस पर फेंक दिया। एक मोशन में रुद्राक्षी ने अपने हाथ से रुद्राक्ष के सिर सहारा देते हुए उसे पिछली सीट की खिड़की से ऊपर धकेल दिया। फिर उसने उसे फिर से चूमा। रुद्राक्ष को अब इस बात को कंफर्म करने की चिंता नहीं थी। क्या यह है? वह ये सोचने में बहुत बिजी था कि वह आगे क्या कर सकती है। रुद्राक्षी, तुम। रुद्राक्षी ने उसके होठों पर किस किया और फुसफुसाई, शश, बात मत करो। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के शरीर की स्मेल में सांस ली। उस पल उसके मन में बेवजह वैकेंट की आवाज का उभर आई, तुम मेरे हो, इसे याद रखना, केवल मेरे। उसकी याद में वह लड़की प्यारी और सुंदर थी, लेकिन उसका वह वर्शन उसके दिमाग से तेजी से गायब हो रहा था। वो तुरंत रुद्राक्षी को दूर धकेलते हुए अपने होश में आ गया। स्टॉप इट। रुद्राक्ष ने अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखों में देखने से डर गया। उसने जैकेट को कार के फर्श से उठाया और उसके चारों ओर लपेट दिया। रुद्राक्ष लगा जैसे उसका दिमाग गांठों में बंधा हुआ है। उसने महसूस किया कि रुद्राक्षी के निशान की जांच के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना एक बुरा फैसला था। वे एक दूसरे के साथ शामिल नहीं होने के लिए सहमत हुए थे। तो वह क्या कर रहा था? और जब उसने अपनी चाल चल दी, तो रुद्राक्षी चीजों को और आगे ले गई। मैंने आज जो किया उसके लिए मुझे सच में खेद है। मैं तुम्हें अभी घर ले जाऊंगा। रुद्राक्ष मेज था, लेकिन रुद्राक्षी हमेशा की तरह शांत थी। ये क्लियर था कि वह अपने पहले के एक्शन से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ज्यादातर इस बात से क्यूरियस थी कि रुद्राक्ष ने अपनी भावनाओं को कैसे रोक लिया। रुद्राक्ष को देखकर रुद्राक्षी चुपचाप मुस्कुरा दी। वह बस ये देखने के लिए बेताब था कि क्या उसकी बाह पर कोई निशान है। लेकिन जब उसने उसे मौका दिया, तो उसने देखा भी नहीं। रुद्राक्षी इन सब में भूल चुकी थी कि उनके साथ चारू भी आने वाली थी। जैसे ही चारू का ख्याल आते ही उसकी आंखें इमोशन से भर गई। उसने फोन उठाया और टेक्स्ट मैसेज किया, लिटिल सिस्टर सॉरी रुद्राक्ष और मैं बात करते हुए बहुत आगे आ गए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं खरीद सकती। दूसरी ओर से तुरंत रिप्लाई आया, कोई बात नहीं रुद्राक्षी दी, आप रुद्राक्ष जीजू के साथ समय व्यतीत करें, मैं डैड के साथ ही रखूंगी। घर पर वापस रुद्राक्षी बिस्तर पर लेट गई और रुद्राक्ष को 3 टेक्स्ट मैसेज जो रुद्राक्ष को इमोशनल स्टेटस और कॉम्प्लिकेट है। पहला टेक्स्ट, आज जो कुछ भी हुआ था वह साया है। दूसरा टेक्स्ट, रुद्राक्ष मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती।
तीसरा टेक्स्ट, मैं अपने अगले मैच के बाद तुमसे मिलती हूँ। इन 3 मैसेज को बिना एक्सप्रेशन के टाइप करने के बाद रुद्राक्षी सो गई। अमरजीत हॉस्पिटल में डिनर कर चुका था। अमरजीत ने चारू को हॉस्टल भेज दिया था क्योंकि वो भी काफी थक चुकी थी। लेकिन सुरभि अभी भी उस रूम में मौजूद थी, जिसकी वजह से पूरे रूम में सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अमरजीत की मेसी आवाज आई, एक रात पराया आदमी का साथ रुकना शादीशुदा औरत के लिए ठीक नहीं है। सुरभि के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़ते हैं, उसके हाथों की पकड़ गिलास पर मजबूत हो जाती है। वह पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है, मैं यहाँ अपनी बेटी के पिता की देखभाल कर रही हूँ, मुझे किस बात का डर। सुरभि की बात को सुनकर अमरजीत के कान लाल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सुरभि के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह अपने मन में कहती है, कितने साल हो गए मिले हुए, लेकिन तुम अब भी वैसे ही हो। साय ये सब सोचते हुए सुरभि उसी कमरे में मौजूद दूसरे बेड पर लेट जाती है और अमरजीत की ओर एक तक देखने लगती है, जो कि सोने का नाटक कर रहा था। सिखावत फैमिली में लक्षित कैलाश सिखावत डाइनिंग टेबल पर बैठे। वहां पर बहुत शांति थी, किसी के भी सांस लेने तक की भी आवाज वहां पर बहुत तेज सुनाई दे रही थी। लक्षित जो कि चम्मच से चावल खा रहा था, वह चम्मच को प्लेट में रखकर वहां की शांति में खलल डालते हुए कहता है, डैड इन्फॉर्मेशन पक्की है, मॉम मिस्टर अमरजीत शर्मा के पास ही रुकी है। जिस पर कैलाश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ये उनकी जिंदगी का फैसला है, वह कहाँ रहना चाहती है। जिस पर लक्षित कहता है, पर डैड। जिस पर कैलाश कहता, पर क्या लक्षित आगे बोलता है, मैंने देखा है डैड आप सुरभि माँ को पसंद करते हैं। जिस पर कैलाश बात को खत्म करने के लिए कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लक्षित भी समझ जाता है कि उसके डैड इस मैटर पर बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह कैलाश को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चारू अपने सी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने आकर रुकती है और वह अपने हॉस्टल की ओर बढ़ने लगती है। तभी चारू को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसे वह बहुत घबरा जाती है। वह जैसे ही मदद के लिए कॉल लगाने वाली होती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है, जिसे वह डर जाती है और वहां से भागने की तैयारी करती है। तभी उसके कानों में एक नौजवान लड़के की आवाज आती है, चारू तुम कहाँ से आ रही हो। चारू जो कि भाग रही थी, वह कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वह इस आवाज को अच्छे से जानती थी। वह कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़ती है तो वह इंसान वही होता है जिसके बारे में उसने सोचा था। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, आरुष तुम यहाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर आरुष अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा था। जिस पर वह कहती है, मुझे तो लगा था जैसे कोई चोर बदमाश था। जिस पर आरुष हंसते हुए उसके करीब आते हुए कहता है, मैं चोरी करने तो आया हूँ, तुम्हारा कुछ समय। चारू आरुष के चेहरे को अपने चेहरे के करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह उसके चार्मिंग चेहरे में जैसे खुशी जाती है। आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपने इस फ्रेंड के साथ इस सर्दी जैसे मौसम में चाय पीना पसंद करेगी। आरुष के इस ऑफर को चारू मना नहीं कर पाती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे खुश होकर आरुष एक्साइटेड में चारू को गले लगा लेता है और अलग होते हुए कहता है, चले। वही चारू तो जैसे आरुष के हक से जम सी गई थी, लेकिन उसकी आवाज से जैसे होश में आती है और वह आरुष को फॉलो करने लगती है। आरुष चारू को पास के ही कॉफी शॉप में ले जाता है और चारू के लिए एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह कुर्सी पीछे खिंचता है। आरुष को ऐसे अपने लिए करते देख चारू को एहसास नहीं होता, लेकिन ये सब उसे अच्छा लगता है। आरुष चारू के सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए 2 कॉफी ऑर्डर करता है और इस कॉफी शॉप के बारे में बताने लगता है।
चारू और आरुष का इस तरह कॉफी पीने आना क्या लाएगा उनकी जिंदगी में नया मुकाम। चैप्टर 82 आरुष का चारू को किस करना। आरुष बात आगे बढ़ाते हुए चारू से पूछता है, तुम इस टाइम कहाँ से आ रही हो? डटे पर गई थी क्या? चारू आरुष के मुंह से डटे नाम सुनकर चौंक जाती है। वह जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए कहती है, नहीं तुम ये क्या बोल रहे हो? आरुष डेट और वो भी मेरे साथ कौन जाएगा? जिस पर आरुष कहता मैं। जिस पर चारू शर्माते हुए कहती है, आरुष मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आखिर हर कोई आदमी अपने लिए सुंदर और बोल्ड लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना पसंद करते हैं। जिससे पहले कि आरुष चारू के सवाल का कुछ जवाब दे पाता एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुमने आखिरकार मान ही लिया तुम बदसूरत हो। इस आवाज को सुनकर चारू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वही आरुष की गुस्से से मुट्ठी बंध जाती है, लेकिन चारू आरुष के हाथ पर हाथ रखकर उसको वहीं पर रोक देती है और उस आवाज की दिशा की ओर अपना चेहरा घुमाकर खड़ी होकर कहती है, वैसे माना पड़ेगा मिस्टर राहुल रस्तोगी फैमिली का बिजनेस लगभग खत्म हो चुका, लेकिन लगता है फिर भी उनके संस्कार ऐसे हैं जो मुंह उठाकर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही चारू की बात सुनता है वह गुस्से से कहता है, यू वॉच। तभी राहुल के गाल पर एक धमाकेदार थप्पड़ पड़ता है जिसे उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वह अपनी नजरें उठाकर देखता है तो ये थप्पड़ आरुष ने मारा था। ये देख राहुल किसी सनकी इंसान की तरह हंसते हुए कहता है, इस बदसूरत लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की के साथ? राहुल की आवाज उस कैफे एरिया में गूंज जाती है। सभी लोग चारू को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। चारू जब सभी को ऐसे अपने आप को अजीब नजरों से देखता पाती है तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। जब आरुष चारू को ऐसे लोगों की नजरों से डरते हुए देखता है तो वह चारू के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसे चारू आरुष के सीने से लग जाती है। वह राहुल से गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुझे जाना है क्या है मेरा चारू से रिश्ता? इतना कह वह चारू के चेहरे के करीब झुक उसको किस करने लगता है, जिससे चारू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आरुष चारू के होठों से अलग होते हुए कहता है, पत्नी है ये मेरी। जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि आरुष ने क्या कहा सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वही राहुल जो कि चारू की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास होता है कि उसकी बेइज्जती सभी लोगों के सामने हो गई है। तभी आयशा जो कि वॉशरूम इस्तेमाल करने गई थी वह वहां पर आती है और राहुल को आवाज लगाते हुए उसकी बाहें पकड़ते हुए कहती है, राहुल बेबी चले। ये कहते हुए उसके चेहरे की हंसी उसके होठों पर जम जाती है। वह अपनी धीमी आवाज में कहती है, आरुष तुम यहाँ चारू के साथ? जिस पर आरुष अपनी भौहें उठाते हुए कहता है, क्या मैं नहीं हो सकता? जिस पर आयशा कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था। आरुष आयशा को इग्नोर कर राहुल को बॉनिंग भरी आवाज में कहता है, आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी से कोई भी बदतमीजी की तो ये आरुष रॉय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में सोचेगा भी नहीं। गोट इट। इतना कह चारू जो अभी तक शोकर खड़ी थी उसका हाथ पकड़कर उस कैफे से बाहर ले जाता है, वही पीछे छोड़ जाता है। दो जेलेस और गुस्से की आग में जल रहे लोगों को। चारू जैसे ही उस कैफे से थोड़ी दूर आती है वह अपने कदम रोकते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी थी? आरुष जो कि इस वक्त काफी गुस्से में था वो ऐसे चारू के रुक जाने से और गुस्से में भर जाता है। वह पीछे मुड़ चारू की बात का जवाब न देते हुए उसे गोदी में उठा लेता है, जिसे चारू चौंक जाती है। वह आरुष को नीचे उतारने की कहती है, लेकिन आरुष सीधे चारू को अपनी कार में बैठाकर वहां से सीधे विला की ओर अपनी कार दौड़ा देता है। चारू आरुष को ऐसा करते देख हैरान हो जाती है। वह हैरान भरी आवाज में कहती है, आरुष तुम्हें आज क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? प्लीज तुम मुझे अभी हॉस्टल छोड़ दो। जाह्नवी मेरा इंतजार कर रही है।
आरुष अपना फोन निकालकर जाह्नवी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हुए कहता है, अब नहीं करेगी। इस समय बोलते हुए आरुष की आवाज में बिल्कुल भी फीकापन नहीं था। उसकी आवाज कोल्ड और सटीक थी, जैसे किसी पावरफुल इंसान की होती है। चारू को अब आरुष से डर लग रहा था। वह कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे, जिसकी वजह से वह वहां से बाहर नहीं निकल पाती है। आरुष एक बड़े से विला के सामने अपनी कार रोकता है और चारू को अपनी बाहों में उठाकर वहां से अंदर की तरफ ले जाता है। उस विला के पहरेदार अपने बॉस को किसी लड़की को इस तरह लाते देख चौंक जाते हैं। उन सभी को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये लड़की उनके बॉस के लिए खास है। चैप्टर 83 पेशनेट लव। आरुष चारू को सीधे दूसरी मंजिल पर लेकर जाता है और अपने कमरे के बेड पर पटक देता है। आरुष के इस तरह से चारू को बेड पर छोड़ देने की वजह से उसकी एक आह निकल जाती है। वह जल्द ही अपनी काली गहरी आंखों से आरुष की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि इस समय आरुष की आंखें बहुत लाल है, जिसे देखकर चारू थोड़ा डर जाती है। आरुष चारू को एक नज़र घूरता है और उसे वापस अपनी बाहों में उठा लेता है। इस बार चारू कोई विरोध नहीं करती है और स्थिति को समझने की कोशिश करती है। उसे आरुष का शरीर बहुत गर्म लगता है। तभी उसकी निद्रा उसके शरीर पर पड़ रहे ठंडे पानी से टूटी है। उसे एहसास होता है कि आरुष की गर्म सांसें उसके कानों पर पड़ रही है। आरुष अपनी गर्म सांसों को चारू के कानों में छोड़ते हुए कहता है, डू इट। इतना कह वह उसके कान को चूम लेता है, जिसे चारू चिहुक जाती है। वह अपने ऊपर पड़ रहे पानी का एक घूंट पीते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसके गुलाबी होठों पर आरुष के सर्द होठ आ जाते हैं और उसे बेहिसाब किस करने लगते हैं। चारू को आरुष की किस में एक अलग तरह का जुनून और प्यार महसूस होता है। वह उस किस में खोने लगती है। आरुष की हरकतें फुर्ती में आ गई थी। उसके हाथ चारू ने पहने शर्ट पर चलने लगते हैं और जल्द ही आरुष चारू के शरीर से उस शर्ट को अलग कर देता है और उसे के शरीर को घूरने लगता है। इस समय चारू ने ब्लैक कलर की ब्रा पहन रखी थी, जो उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। जैसे ही चारू को फिल करती है, उसकी अपर बॉडी पर कपड़े कम हो चुके हैं। वो अपने सीने को अपने हाथों से ढकने लगती है। चारू को ऐसा करते हुए देख आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह चारू को अपनी बाहों में उठाकर उस वॉशरूम से बाहर ले आता है और बेड पर लिटाकर चारू को एक तक घूरने लगता है। वही चारू का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, जैसे वह आरुष से कुछ शर्मा रही हो और कुछ उसका शरीर जल रहा था। आरुष चारू के ऊपर आकर उसके होठों को किस करने लगता है। चारू भी आरुष का साथ बराबर दे रही थी, जैसे वह सब कुछ भूल गई हो। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, जिसे साफ महसूस हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ खाया या पिया है। लेकिन क्या इस बात का एहसास उन दोनों को नहीं था। वह दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे। उनकी किस कुछ है देर में पेशनेट होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे के मुंह का मुहावजा करने लगे। आरुष चारू की टंग को और उसके होठों को स्मुच करने लगा था, जिसे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। चारू आरुष के हर छुअन का रिस्पॉन्स दे रही थी, जिसे आरुष और ज्यादा वाइल्ड हो जाता। आरुष चारू के गले से होते हुए उसके क्लीवेज तक आ जाता है और अपनी जेंटलमैन आवाज में बोलता है, यू आर माई वर्ल्ड ब्यूटीफुल विमेन। चारू आरुष के मुंह से माई विमेन सुनकर आरुष को अपने ऊपर से पलट देती है और उसके खुले सीने पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू आरुष। इतना कह वह आरुष के होठों पर अपने होठों को रख देती है और किस करने लगती है। दोनों ही इस समय एक दूसरे में खो चुके थे। आरुष और चारू की गर्म सांसों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। उन्होंने ये बहुत बार किया और बार बार किया। सुबह के 4 बज चुके थे। अब चारू का शरीर जवाब दे चुका था। वह पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन आरुष ने चारू को सोने नहीं दिया और खुद को सेटिस्फाई किया। ये आखिरी बार था
और आरुष चारू के नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। चारू थोड़ा हिलती है, फिर वह भी आरुष को कसकर गले लगा लेती है, जैसे उसे आरुष का दूर जाने का डर हो। फ्लैशबैक, रितेश भी उस कॉफी शॉप में आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चारू पर पड़ती है, उसके मन में बदले की भावना कौट जाती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड अनु के साथ पीछे वाले एरिया में चले जाता है और उस कॉफी शॉप वाले एक वेटर को रुपये के साथ एक पुड़िया देता है, जिसे दोनों की कॉपी में मिलाने के लिए बोलता है। ये सब करते हुए रितेश के चेहरे पर एविल मुस्कान थी। वह एक ऐसा ड्रग्स था जिसे इंसान सामने सामान्य दिखता है, फिर बाद में उसकी हरकतें एविल की तरह हो जाती है। चारू और आरुष दोनों पर ही ये असर दिखने लगा था। चारू के कम कॉफी पीने की वजह से उस पर यह प्रभाव कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से वह आरुष से बचने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ आरुष की हरकतें से और कुछ ड्रग्स की वजह से हरकत में आ चुकी थी। फ्लैशबैक एंड आखिर आरुष और चारू की इस रात का क्या इंतकाम होगा? क्या आएगा उनकी जिंदगी में नया मोड़? चैप्टर 84 रितेश पैरालाइज्ड रिग्जेडोक्सनेर। सुबह के 6 बजे आरुष की नींद खुलती है तो उसे अपने सिर में बहुत दर्द महसूस होता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस होता है। तब वह उस चीज को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ ही देर में उसके इमोशन बदल जाते हैं। उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वह चारू को एक नज़र देखता है, जो कि उसके सीने को कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए सो रही थी। ये देखकर आरुष एक आह भरता है। उसकी आंखों में चारू को देखकर नरमी आ गई थी। वह चारू को अपने से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन चारू नींद में ही आरुष को और कसकर पकड़ लेती है और नींद में ही कहती है, आरुष तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगर तुम भी मुझे राहुल की तरह छोड़कर चले गए तो। चारू के ऐसे ही बोलते ही आरुष उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके सिर पर किस करते हुए चारू के सोते हुए मासूम चेहरे को देखता है और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। आरुष चारू को खुद से अलग कर उसे कंबल में कवर कर देता है और उसके बाद वह बाथरूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद आरुष बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करता है। इस समय आरुष ने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। वह अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल कर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। इतना कह वह कॉल कट कर देता है और मुड़कर एक बार चारू की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर सरकेस्टिक भरी मुस्कान आ जाती है और वह उस रूम से बाहर निकल जाता है। आरुष जब अपने विला के पीछे के बैकग्राउंड में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे गार्ड्स पहले ही खड़े हुए थे। एक गार्ड्स आरुष के पास आकर ग्रिट करते हुए कहता है, बॉस वह इंसान अंदर है। जिस पर आरुष अंदर की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। आरुष जैसे उस बैकग्राउंड के बीच बने एरिया में पैर रखता है, उसके कानों में एक इंसान की चीखें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर आरुष के चेहरे पर एविल मुस्कान आ जाती है। वह अपने पैरों के गति बढ़ा देता है। जैसे ही वह बैकग्राउंड के उस पीछे बने एरिया के उस जगह पर पहुंचता है, उसको एक इंसान खून से लथपथ दिखता है। आरुष अपने लोगों की ओर देखते हुए कहता है, इसे पूछो कि क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गुनाह किया है। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है, जिसे सुनकर आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपने होठों पर एक कातिल मुस्कान लिए देखते हुए कहता है, रितेश चौधरी सीएम के बैठे जिसके बैठा आज ऐसी हालत में है और उसका बाप उससे बचा भी नहीं सकता। इस समय रितेश के चेहरे पर ब्लैक कलर का कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे वह किसी भी इंसान को नहीं देख पा रहा था। लेकिन वही रितेश के उल्ट आरुष ने कॉफी शॉप में ही रितेश को देख लिया था और उसने मैसेज कर अपने लोगों को एंट्रेंस दे दिया था। इसलिए वह चारू को वहां से अपने साथ अपने विला में ले आया था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह अपना आपा खो देगा और ये सब हो जाएगा।
आरुष अपनी सोच से बाहर रितेश की दर्द भरी आवाज से बाहर आता है और उससे अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है और अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। गार्ड्स आरुष का इशारा समझते हुए तुरंत रितेश के मुंह से उस कपड़े को हटा देते हैं। कपड़ा हटे ही रितेश की आंखों के नीचे धुंधलाहट छा जाती है। वह जैसे ही अपनी आंखें डर की वजह से दोबारा खोलता है तो अपने सामने आरुष को रौद्र रूप देखे डर जाता है। वह पीछे हटे हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं रितेश चौधरी हूँ, तुम बचोगे नहीं। आरुष जैसे ही रितेश की बात सुनता है, एक खतरनाक हंसी उस पूरे बैकग्राउंड एरिया में गूंज जाती है, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना हो जाता है। रितेश जो कि आरुष को डराने की कोशिश कर रहा था, वह और डर जाता है। वही आरुष रितेश के करीब आते हुए उसके पास बैठ जाता है। आरुष रितेश की आंखों में बह साफ देख सकता था। वह अपनी डरावनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। तुमने मेरे लोगों पर नजर डालकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। पता है तुम्हारे साथ ये मेरे लोग क्या करेंगे? जिस पर रितेश डर की वजह से उनके लोगों को देखते हुए कहता है, क्या करेंगे? जिस पर वह कहता, ये तुम्हारी हालत ऐसे करेंगे जिसे तुम्हारे पिता की सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। जैसे ही रितेश ये सुनता है वह डर जाता है। वह आरुष से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आरुष के लोगों ने बड़ी बेरहमी से इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही देर में ड्रग्स के नशे में निडाल हो जाता है। अब रितेश की हालत ऐसी हो गई थी कि वह सब कुछ देख सकता था कि आरुष के गार्ड्स रितेश के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्ट नहीं कर सकता था। उसके पैर और हाथ जैसे अपाहिज हो गए थे। वही चारू की नींद खुल चुकी थी। वह उठती है तो उसे अपने पूरे से शरीर में दर्द महसूस होता है और उससे जल्द ही सब कुछ याद आ जाता है, जिसे उसका शरीर कांपने लगता है और वह रोने लगती है। चैप्टर 85 पृथ्वी का फिर से अमरजीत से शर्मा कॉर्पोरेशन के बारे में बात करना। रुद्राक्षी को जब जाह्नवी का मैसेज मिलता है, वह बहुत परेशान हो जाती है। आखिर उसे अच्छे से याद था कि चारू ने उसे आखिरी बार मैसेज रात को किया था। उस समय रुद्राक्षी सो चुकी थी। रुद्राक्षी अब गुस्से से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसे तो उसका ये दूसरा जन्म भी बेकार चला जाएगा, लेकिन रुद्राक्षी ऐसा नहीं होने दे सकती है। उसने चारू को कॉल किया। जैसे ही वह ये कन्फर्म हो गई कि उसके कॉल को दूसरी तरफ के व्यक्ति के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो उसने तुरंत अपना लैपटॉप में लॉगिन किया। रुद्राक्षी चारू के संपर्क को ढूंढ पाती उससे पहले दूसरी ओर से एक मैसेज आया। रुद्राक्षी दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी मैं आज लेट उठी इसलिए कॉल नहीं उठा पाए। रुद्राक्षी ने तुरंत चारू के मैसेज का जवाब दिया। तुम कहाँ हो? दूसरी ओर से जवाब आया, मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ। उसका कल बर्थडे था। मैं आपको बताना वाली थी। रात बहुत हो गई इसलिए आपको बता नहीं पाए। रुद्राक्षी को जैसे ही चारू की बातों से कंफर्म होता है कि वह सुरक्षित है, रुद्राक्षी थोड़ा शांत होती है और अस्पताल के लिए निकल जाती है। वही आरुष अपने लोगों को ऑर्डर देकर वहां से वापस अपने विला की ओर बढ़ जाता है। चारू ने अब तक खुद को संभाल लिया था। वह जानती थी कि ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। चारू अपने कपड़े पहन लेती है और आरुष के आने से पहले वहां से निकलने का फैसला करती है। चारू जैसे ही पहली मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है, उसकी नजरें सामने से आते हुए आरुष पर पड़ती है, जिसका कोल्ड चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। ये देखकर चारू को नर्वस फील होने लगती। वह खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा लेती है, जिसे आरुष की नजर चारू पर नहीं पड़ती है। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ जाता है, जिसे देखकर चारू उस पर्दे के पीछे से बाहर निकल आती है और आरुष की तरफ बिना देखे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। चारू जब गेट खोलती है तो देखती है बाहर कोई नहीं है। ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है और वह वहां से बाहर की ओर बढ़ जाती है।
उस विला से निकलते हुए चारू को एक जगह बहुत सारे इंसान ब्लैक कपड़े पहने कई लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक इंसान को खींचकर कार के पास ले जा रहे थे। चारू को वह इंसान जाना पहचान सा लगता है, लेकिन उसे इस समय यहां से निकलने की जल्दी थी, इसलिए वह वहां पर एक पल और न रुककर वहां से निकल जाती है। वही आरुष जैसे ही रूम में चारू को नहीं देखता है, वह टेंशन में आ जाता है। उसके माथे की नसों में सिलवटें पड़ जाती है। वह चारू को पूरे विला में घूमने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती है। वह जल्द ही गार्ड्स को बुलाता है, जिनका जवाब सुनकर आरुष गुस्से से कहता है, तुम लोग कहाँ थे जब वह विला से बाहर गई? यहाँ पर कोई बहाना भी नहीं आता है, और वह बहुत मासूम है। ये सोचकर आरुष को चारू की फिक्र होने लगती है। वह तुरंत अपनी कार लेकर चारू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही चारू को रिक्शा मिल चुका था। वह सीधे ही सी मेडिकल हॉस्टल के लिए रास्ता ले लेती है। अस्पताल में पृथ्वा ने रुद्राक्षी की एब्सेंट का फायदा उठाया और नर्स से सुरभि और अमरजीत को बुलाने के लिए कहा। सुरभि चिल्लाए, वे अब क्या चाहते हैं? मैं उन्हें देखने नहीं जा रही हूँ। ये सोचकर कि उसके होश खोने से ठीक पहले उसके पिता ने किस तरह गुस्से में उससे लात मारी थी, अमरजीत की आंखों में एक मायूसी झलकी। वह भी उन्हें नहीं देखना चाहता था। इससे पृथ्वी और पृथ्वा चिढ़ गए। यह उनका तीसरा या चौथा मौका रहा होगा जब उन्होंने अमरजीत और सुरभि को उन्हें देखने आने के लिए कहा, जब सुरभि भी के पास शेयर्स है, इसलिए वह कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने अमरजीत से कहा कि अगर वह नहीं आया तो वे उससे नाता तोड़ लेंगे। इसलिए अंत में अमरजीत को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सबसे पहले सुरभि ने उसे उस दिन के बारे में बताया जब वह पृथ्वी और पृथ्वा से मिली थी। जब उसकी एक्स पत्नी ने उसे सब कुछ बताया तो अमरजीत का चेहरा गुस्से से मुरझा गया। न केवल उसके माता पिता को मारा ने था, और अब अपनी एक्स पत्नी यह अपडेट रिसीव करने के बाद वह ठीक ठाक जानता था कि उसके माता पिता उसकी आज की विजिट से क्या चाहते हैं। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, पृथ्वी जो पहला सेंटेंस बोला वह शर्मा कॉर्पोरेशन के बारे में था। अमरजीत जो होने वाला है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? राजेंद्र वापस आ गया है और तुम्हें तुरंत उसे कंपनी के अधिकार इस सौंप देना चाहिए। ये देखकर कि उसकी मां कितनी सीरियस थी, अमरजीत निराश हो गया। मोम, अमरजीत और मैं दोनों आपके खून है। क्या आप सिर्फ इसलिए उसके लिए पक्षपाती है क्योंकि वह एक मेडिकल डॉक्टर के साथ फाइटर है? अमरजीत उस तिरस्कार को पकड़ नहीं पाया जो उसके पिता के चेहरे पर फैल गया था जब उसने मां खून शब्द कहा था। सुरभि के होठ सख्त हो गए, लेकिन वह चुप रही। पृथ्वा और पृथ्वी चाहे कहीं भी गए हो, वे केवल शर्मा कॉर्पोरेशन के बारे में ही बात कर सकते थे। क्या अमरजीत दे देगा शर्मा कॉर्पोरेशन राजेंद्र को? और चारू क्या लेगी अपनी इस रात का फैसला? चैप्टर 86 सुरभि का अमरजीत की चुटकी लेना। चारू हॉस्टल रूम में पहुंचती है तो उसके सामना जाह्नवी से हो जाता है। जाह्नवी को देखकर चारू अपनी आंखें झुका लेती है। जाह्नवी चारू की सूजी देखकर चौंक जाती है। वह चारू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई कैसे है? जिस पर चारू अपनी आंखें झुकाए हुए ही कहती है, जाह्नवी तुम भी न CID बन रही हो। रुद्राक्षी दी को बताया तो था, फ्रेंड का बर्थडे था, और बर्थडे में कौन सोता है? पार्टी में इतना एंजॉय किया कि सोने भर का समय ही नहीं मिला। जाह्नवी सोचते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारी ये कौन सी दोस्त हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? जिस पर चारू कहती है, वह स्कूल फ्रेंड है, तुम नहीं जानती, वो इस कॉलेज से नहीं है। जाह्नवी भी थोड़ा बहुत चारू की बातों पर यकीन कर लेती है। तभी उसके फोन पर राजवीर का फोन आता है, जिसे देखकर चारू अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहती है, राजवीर सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, हम तो पुराने हैं, हमसे तो बातें होती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो राजवीर सर आपके इंतजार में हॉस्टल में ही आ जाए। चारू की बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा लाल हो जाता है। उसे शर्मात देख
चारू अपने कपड़े उठाकर नहाने का बोलकर बाथरूम में चली जाती है। चारू बाथरूम में लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह इन सब को हैंडल करे। उसके शरीर पर गर्म पानी की बूंदें पड़ रही थी, जिसे उसके शम में हो रहे पेन से उसे आराम मिल रहा था, जिसे वह अपने शरीर पर पड़ रही बूंदों को महसूस करने लगती है। इस समय चारू की मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये गर्म पानी की बूंदें जैसे उसको शांत कर रही थी। वही आरुष को जब अपने अपने लोगों के द्वारा खबर मिलती है कि चारू सही सलामत हॉस्टल पहुंच चुकी है, तो वह आधे रास्ते से ही वापस विला की ओर लौट जाता है। वही हॉस्पिटल में अमरजीत अपने माता पिता की बात सुनकर दुखी हो जाता है। अमरजीत उस तिरस्कार को पकड़ नहीं पाया जो उसके पिता के चेहरे पर फैल गया था जब उसने खून शब्द कहा था। सुरभि के होंठ सख्त हो गए, लेकिन वह चुप रही। पृथ्वी और पृथ्वा चाहे कहीं भी गए हो, वे केवल शर्मा कॉर्पोरेशन के बारे में ही बात कर सकते थे। पृथ्वी जानती थी कि अमरजीत के साथ बहुत कठोर नहीं हो सकती, इसलिए उसने कुछ नर्म शब्दों में बात की। तुम्हारे पिता और मैं सावधानी से विचार विमर्श के बाद इस फैसले पर पहुंचे। मैं वादा करती हूं कि हम पक्षपाती नहीं हैं, और आशा है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे। शर्मा कॉर्पोरेशन पूरे परिवार का है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने सुना है कि हाल ही में शर्मा के पास पैसों की कमी है और राजेंद्र की विदेशों में एक बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ दोस्ती है। अगर वह शर्मा का अधिग्रहण करता है तो ये हमारे और उस कंपनी के बीच निवेश के बारे में बातचीत को नेगोशिएशन करेगा। अमरजीत, ये तुम्हारे फायदे के लिए भी है। जरा इस बारे में सोचो। राजेंद्र तुम्हारा भाई है। जैसे ही हम इस कठिन दौर से निकलेंगे, वह पोजीशन छोड़ देगा और तुम फिर से चेयरमैन होंगे। सुरभि ने सुना। ये सब होगावोश के भार की तरह लग रहा था, इस डर से कि उसका एक्स पति अपनी मां की बकवास में फंस जाएगा। सुरभि उसके पास पहुंची और उसे एक तेज चुटकी दी। अतीत में बेशक अमरजीत ने अपनी मां की कही बातों पर विश्वास किया होगा, लेकिन अब और नहीं। अपनी पिता द्वारा लात मारने के बाद वह अपने माता पिता की उसके प्रति सच्ची भावनाओं को साफ देख सकता था। उसके पिता ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अमरजीत ने धीमी आवाज में बोला, शर्मा कॉर्पोरेशन सुरभि और मेरा है। किसी भी सिचुएशन में हम इसे किसी और को नहीं सौंपेंगे। ये कंपनी हमारे बच्चों के लिए हमारे फाउंडेशन की नींव है और जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो यह उन तीनों की होगी। अतीत में अमरजीत ने अपने माता पिता के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमेशा वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। यही कारण है कि पृथ्वी कंपनी का कंट्रोल सौंपने के लिए इतनी लापरवाह थी। इसलिए जब उसने अपने बेटे को ये कहते हुए सुना कि शर्मा कॉर्पोरेशन उसका है, तो उसका चेहरा हरा हो गया। शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारा है, पृथ्वी ने उपहास किया। अमरजीत, तुम भूल गए होंगे कि तुम्हें वह पैसे किसने दिया जिसने तुम्हारी कंपनी को सेटअप करने की इजाजत दी। अगर आप शुरुआती 2 लाख की बात कर रही है तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अब आपका कर्जदार हूं। मुझे इस परिवार का कुछ भी बकाया नहीं है। अमरजीत शांति से बोले। उन्हें जो कुछ कहना था कह देने के बाद अमरजीत के पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह और सुरभि एक साथ कमरे से बाहर चले गए। पृथ्वी और पृथ्वा पीछे से उस पर चिल्लाए, अमरजीत, बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ। पृथ्वी गुस्से से गुर्राह रही थी। वह कमरे के अंदर से आने वाली हाव भाव को अनदेखा करके चले गए। चाहे उसके माता पिता कितने भी गुस्सेल और धमकी भरे क्यों न हो। जब उनके पीछे चिल्लाना कम हो गया, सुरभि रुद्राक्षी के सुझाव को सामने लाए। अगर उन्हें पता नहीं है कि अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो चलिए उनसे नाता तोड़ लेते हैं। रुद्राक्षी सही है, हम फाइनेंशियल उनका सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। मुझे उम्मीद थी कि आयशा शालिनी बेहतर है, लेकिन पता चला है वे सभी एक जैसे हैं। अमरजीत ने सुरभि की तरफ देखा।
अमरजीत के लुक को देखकर सुरभि चुप हो गई और उसे याद आया कि अमरजीत अभी भी पृथ्वी और पृथ्वा का बेटे है। वापस अस्पताल के कमरे में पृथ्वी का चेहरा गुस्से से भर गया था। उनके पास मौका था, अब मुझे मामलों को अपने हाथों में लेना होगा। पृथ्वा की आवाज भी उतनी ही कोल्ड थी जितनी उसकी, चूंकि वह परेशानी मांग रहा है। आगे बढ़ा और उसकी इच्छा पूरी करो। अब क्या रास्ता बचा है? पृथ्वा पृथ्वी के पास शर्मा कॉर्पोरेशन को राजेंद्र को दिलाने के लिए। चैप्टर 87 बिना मारे थप्पड़ का एहसास। कंपटीशन के प्रिलिमिनार फेयर का 5वां दौर खत्म हो गया था और एडवांस्ड स्टेज जल्द ही शुरू होने वाला था। ज्यादातर फाइटिंग पार्टिसिपेट सिलेक्टेड फाइटिंग कंपटीशन में सम्मान अर्जित किया हुआ था, लेकिन ऑफिशियल कंपटीशन बेकेट की सीमा अभी तक सेट नहीं की गई थी। एडवांस स्टेज से एक हफ्ते पहले अक्षय ने अचानक अपने द्वारा चुने हुए डिसिपल्स की घोषणा की। वे आरुष और जाह्नवी चारू थे। खबर से लोगों के होश उड़ गए। कॉलेज में हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा था, जब अक्षय रूपाली को पसंद करता है तो उसने आरुष चारू जाह्नवी को क्यों चुना? कौन जानता था? जब अक्षय पहली बार सी मेडिकल कॉलेज में आया था, आयशा ने कहा था कि अक्षय रूपाली को पसंद करता है। फिर अक्षय ने रूपाली को डिस्प्ले के रूप में क्यों नहीं चुना? सभी जानते थे कि आरुष एक रीजनेबल चॉइस थी, लेकिन चारू और जाह्नवी को क्यों चुना? सभी को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। सभी जानते थे कि रूपाली चारू जाह्नवी के मुकाबले काफी तेज और होशियार थी। यहाँ तक कि फाइटिंग में भी उसकी एक अच्छी रैंक थी। जो लोग आयशा और रूपाली दोनों बहनों को नापसंद करते थे, उन्होंने उन्हें मुंह पर चिढ़ाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह ऑनलाइन कीबोर्ड योद्धा बन गए। उन्होंने कॉलेज के फॉर्म पर एक के बाद एक कमेंट किए, बहनों के गलत आत्मविश्वास का मजाक उड़ाया। चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लग रहा है, ये काफी शर्मिंदगी भरा है। तुमने कहा था अक्षय रूपाली को चुनेगा, तुमने सोचा था, लेकिन तुम्हें एक मौका भी नहीं मिला। किसी ने कहा रुद्राक्षी एक अच्छी फाइटर है। आयशा ये अफवाह कहने के लिए घूमती रहती थी कि रुद्राक्षी एक बेकार फाइटर है, वह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। लेकिन अब जब रुद्राक्षी ने राउंड जीत लिए है, तो आयशा बेवकूफ दिखती है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि रुद्राक्षी लड़ाई में रूपाली को हरा सकती है। आयशा ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जबकि रूपाली अपने चेहरे पर उदास भाव लिए खड़ी है। रूपाली को उम्मीद नहीं थी अक्षय इस तरह उसे डिसरिस्पेक्ट करेगा। आरुष को चुना एक्सेप्टेबल था। आरुष उसे ज्यादा कैपेबल और होशियार था, कोई भी उसके बारे में गॉसिप नहीं करेगा। लेकिन अक्षय ने चारू जाह्नवी को क्यों चुना? अक्षय ने चारू जाह्नवी को बेवजह चुना। अक्षय रूपाली का आइडल था। अक्षय के आने के बाद पूरे कॉलेज ने सोचा था कि उसे डिस्प्ले के रूप में घोषित करेगा, इसलिए ये सारे स्टूडेंट के लिए घोषित था। इसलिए रूपाली के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं। जितना शानदार उसने महसूस किया था जब वह पहली बार आया था, अब वह उतनी ही दयनीय महसूस कर रही थी। कॉलेज फोरम अभी भी एक टॉपिक पर कमेंट से गुलजार था। रूपाली का चेहरा गुस्से से खराब हो गया। आयशा, इन लोगों ने इसे बहुत दूर ले लिया है। आयशा को याद आया अक्षय और रुद्राक्षी दोस्त थे। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या तुम्हें लगता है ये रुद्राक्षी ने अक्षय से करवाया है? आयशा को लग रहा था वह सही थी। रुद्राक्षी ने ही अक्षय को संकेत दिया था कि वह चारू जाह्नवी को चुने। तभी एक कर्कश आवाज आई। रूपाली ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को गुस्से में कुचला और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रुद्राक्षी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अपार्टमेंट में अमरजीत अब पहले से अच्छे हो गए थे, इसलिए उनका डिस्चार्ज कराकर अपार्टमेंट में ले आए। इस बीच सुरभि भी यही रुकी। आखिरकार उन्हें पता था ऐसे वह ज्यादा समय तक अमरजीत के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए उन्होंने जल्द ही अलविदा ली। सुरभि ने एक बार रुद्राक्षी की तरफ देखा, जिसकी निगाहें सिर्फ प्यार से अमरजीत को निहार रही थी। इस बीच चारू अपने हॉस्टल में ही रही। कई बार जब इसका कारण पूछा गया तो उसने बोला कि वह अपनी पढ़ाई कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ आरुष चारू से उस रात के बाद मिलने को बेताब था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला, इसलिए वह ज्यादातर हताश और निराश रहता था। वहीं रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की हरकतों पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने लोग लगा दिए थे, जिसे उससे कोई सबूत मिल सके कि यही ए है। इस बीच शौर्य और सनाया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। शौर्य ने सनाया का हॉस्पिटल ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन शौर्य खुद एक बिजनेसमैन था। लेकिन ये सोचने की बात है, शौर्य ने एक छोटे से हॉस्पिटल जो ज्यादा फेमस भी नहीं है, उसमें काम करना क्यों चुना? ये सवाल सनाया के मन में बहुत बार आया था, लेकिन शौर्य हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। रुद्राक्षी अपने साथियों से ज्यादातर कांटेक्ट कम ही करने लगी थी। अब रुद्राक्षी को डर बैठ गया था, कहीं उसके परिवार को उसकी वजह से कहीं चोट न लग जाए, इसलिए वह ज्यादातर अपना समय किताब पढ़ने में लगाती है। वही चारू एक अजीब सी उलझन में थी, उसकी आंखें भी दर्द करने लगी थी। उसने अपने आप को जैसे इस हॉस्टल के रूम में बंद कर लिया था। जाह्नवी भी राजवीर के साथ ज्यादातर बाहर रहा करती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इन 2 दिनों में कितना कुछ बदल गया है। चारू किस नाजुक दौर से गुजर रही है। चारू खड़ी होकर अपने आंसू को पोंछकर गुस्से से कहती है, बहुत हुआ, अब ऐसे घुट घुट कर गिल्ट करने से कुछ भी सही नहीं हो जाएगा। मुझे रुद्राक्षी दी से इस बारे में बात करनी होगी। मुझे पता है वह मां को बना लेगी कि उनकी बेटी ने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं आरुष से बहुत प्यार करती हूँ। क्या चारू बता पाएगी आरुष और अपना उस रात का सच? और आखिर क्या होगा रुद्राक्षी का फैसला? सब कुछ जानकर। चैप्टर 88 पीस ऑफ ट्रस्ट। रूपाली और आयशा ने ट्रेनिंग सेक्शन एक साथ छोड़ा और सहयोग से वह दोनों चारू से टकरा गए। चारू को दोनों बहनें कभी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनके परिवार एक डोमेट्रिक दौर से गुजर रहे हैं। रूपाली और आयशा को चारू के सामने नकली पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। रूपाली ठीक चारू के बगल से निकलकर चली गई, उसे न देखने का नाटक करते हुए। आयशा सामने से टकरा गई। चारू ने इसे अपमान के रूप में लिया। उसने कहा, आयशा तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे क्यों टकराए? आयशा ने अपना सिर घुमाया और चारू को देखकर पीस ऑफ ट्रेस बोलते ही आयशा चारू को देखकर मुस्कुराई। चारू मुश्किल से खुद को रोक पाए। सिखावत मेंशन में सुरभि जब घर पहुंची, कैलाश और लक्षित हॉल में बैठे हुए ही मिले। उन दोनों को देखकर सुरभि अच्छे से समझ गई थी कि वह दोनों उसका ही इंतजार कर रहे हैं। उनके लोगों ने खबर कर दिया होगा। सुरभि उन दोनों के पास जाते हुए कहती है, मुझे माफ करे, मेरी तरफ से आप लोगों को तकलीफ हुई। कैलाश जी सुरभि देखकर खुश होते हुए कहते हैं। वही लक्षित थोड़े गुस्से नाराज भरे अंदाज में कहता है, माँ आप उनके पास क्यों गए? क्या आप वापस जाना चाहती है? सुरभि लक्षित की बात सुनकर सुनना पड़ जाती है, फिर जल्द ही अपने एक्सप्रेशन ठीक करते हुए एक बार कैलाश की तरफ देखती है, जो कि बहुत बेसब्री से लक्षित के सवाल का जवाब सुनना चाहता था। सुरभि जो एक संभ्य महिला थी, उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति की भावनाओं का पता चलने में देर नहीं लगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, लक्षित तुम और वह अपनी जगह है, लेकिन जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उतना ही मैं अपनी 2 बेटियों से प्यार करती हूँ। अगर कैलाश जी नहीं होते तो मैं चारू को लेकर इस शहर में कहाँ जाती? वह एक अच्छे दोस्त है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी जिंदगी में कैलाश जी जैसे अच्छे दोस्त मिले। इसलिए कभी मुझे ऐसा फैसला लेना पड़े तो मैं जरूर अपनी बेटी और बेटे के हित में लूंगी। कैलाश जी अच्छे से समझ गए थे कि सुरभि क्या कहना चाहती है। वह भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सुरभि ये तुम्हारा दोस्त हमेशा ही साथ खड़ा रहेगा, चाहे तुम्हारा कोई भी फैसला हो। लक्षित कैलाश जी को रोकने के लिए, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर आप तो माँ को। इससे पहले कि लक्षित आगे कुछ और भी कह पाता, कैलाश बीच में रोक देता है और सुरभि की तरफ देखता है, जो कि लक्षित की तरफ देख रही थी। वह आगे कहता है, सुरभि लक्षित ने तुम्हें इन दिनों देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा डर गया था।
तुमको आराम करना चाहिए। तुम बहुत थकी हुई लग रही है। सुरभि कहती है। जैसा आप ठीक समझे। इतना कह वह अपने रूम की तरफ सीढ़ियों की तरफ चल देती है। उसकी आंखों से इस समय आंसू बह रहे थे। वही लक्षित अपने डैड की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आप आखिर माँ से अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हैं? जिस पर कैलाश लक्षित को गले लगा कर कहता है, शांत हो जाओ बेटा, सुरभि शुरू से ही मेरी अच्छी दोस्त है और मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि वह मेरे बारे में ऐसा कुछ महसूस करती है। मैंने आज भी अमरजीत के लिए उसकी आंखों में प्यार देखा है। मैं उसके डिसीजन की सराहना करता हूँ और तुम्हें भी ये समझना चाहिए, जो किस्मत में होता है वह जरूर मिलता है। मांगी हुई चीजों से भला किसका भला होता है? खुदा ने जो खुशियां लिखी है वह जरूर अदा होती है। हम दोनों के नसीब में एक अच्छा दोस्ती लिखी है जिसमें मैं खुश हूँ। मेरे घर में वह खुशियां लाई है उसने जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता। सच तो ये है, हम दोनों हैं उसके कर्जदार, न कि वो हमारी। सुरभि जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर कैलाश जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, वह मन ही मन कैलाश जी को शुक्रिया कहती है। रुद्राक्षी उस दिन हॉस्टल वापस आए तो उसने देखा कि चारू बहुत गुस्से में लग रही है, जिसे देखकर उसने जाह्नवी की तरफ देखा जो कि अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर चारू की तरफ ही देख रही थी। रुद्राक्षी ने जाह्नवी से पूछा, क्या हुआ है चारू को? जिस पर जाह्नवी कहती है, मुझे नहीं पता। चारू आज कॉलेज गई थी और पता नहीं कुछ समय बाद गुस्से से हॉस्टल वापस आ गई। मैं बहुत देर से पूछ कर हैरान हो गई, लेकिन मुझको नहीं बताया और ऐसे ही बैठी है। रुद्राक्षी मुस्कुराए और चारू की चुटकी ली। रुद्राक्षी दी, तुम कब आए? चारू की आंखें चमक उठी। उसने अपने आप को बिगडेल बच्चे की तरह अपनी बड़ी बहन की बाहों में फेंक दिया और उसकी बाहों में फुदकने लगी। रुद्राक्षी ने चारू के बालों को प्यार से सहलाया, फिर मुस्कुराए और बोला, मैं अभी आई। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आयशा की वजह से। रुद्राक्षी का चेहरा ये नाम सुनते ही कोल्ड हो गया। उसने चारू को नीचे से ऊपर देखते हुए पूछा, उसने क्या किया? तुम्हारे साथ क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या उसने तुम्हें धमकाया? रुद्राक्षी ने चारू की चिंता करते हुए पूछा। चारू को रुद्राक्षी बड़ी बहन के रूप में बहुत पसंद आई। चारू ने अपना सिर रुद्राक्षी की बाह पर टिका दिया। ये डराने धमकाने जैसा नहीं है। आज मैं ट्रेनिंग सेक्शन से बाहर आ रही थी तो बाहर आयशा रूपाली से टकरा गई। आयशा मुझसे जान पूछकर टकराए और मुझे पीस ऑफ ट्रेस कहा। उसने तुम्हें पीस ऑफ ट्रेस कहा? रुद्राक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, मैं ये सपनों में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चारू रुद्राक्षी के कान की तरफ गई और झुक गई और धीरे से कहा, रुद्राक्षी दी, क्या तुम्हें पता है, मुझे माँ से पता चला दादा और दादी अभी भी डैड से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वह अभी भी डैड की कंपनी हड़पना चाहते हैं। उनके सपनों में। रुद्राक्षी ने सरकास्टिक लहजे में कहा, बूढ़े लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। शर्मा कॉर्पोरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है, वह जब चाहे वह लोग हड़प सके। अक्षय का आरुष चारू जाह्नवी को डिस्प्ले के रूप में चुना क्या लाएगा? चारू आरुष को आमने सामने। चैप्टर 89 ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई। बूढ़े दादा दादी के घर के ट्रेनिंग रूम में रूपाली और आयशा एक भीषण प्रैक्टिस सेशन में बिजी थी। तेज और तेज मत रुको, लात मारते रहो, उनके ट्रेनर ने उन्हें अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। रूपाली सिर से पांव तक भीग चुकी थी और उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। वह अपनी पूरी ताकत से सैंडबैग को लात मार रही थी। अपनी आखिरी किक पर उसने सैंडबैग को हवा में उड़ा दिया और इससे जुड़ी रस्सी आशी टूट गई। पूरा सीन उनकी जबरदस्त ताकत का वसीयतनामा था। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आयशा कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसने कहा, रूपाली, रुद्राक्षी अब तुम्हारे साथ कंपीट नहीं कर सकती है। अब हम इतना बेहतर हो गए हैं, मगर हम कंपटीशन में उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। रैपिड प्रोग्रेस ने आयशा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रुद्राक्षी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी।
आखिरकार उनके टीचर आलोक थे। रूपाली हंसी। उसने आलोक की ओर देखा, जो राजेंद्र से बात कर रहा था। उसकी आंखों में कोमलता थी। क्या रुद्राक्षी ने सोचा था कि वह अमेजिंग थी, क्योंकि वह अक्षय को जानती थी। अक्षय अक्षय अब कौन है? सिर्फ एक छोटा सा फाइटर और एक मेडिकल स्किल्स डॉक्टर। वह आलोक के सामने कुछ नहीं है। अब जब आलोक यहाँ था तो रूपाली ने महसूस किया कि अक्षय को अपना आइडल मनाने के लिए अंधी रही होगी। क्या मुझे उससे लड़ने की भी जरूरत है? आयशा के कंधे पर थपथपाते हुए रूपाली ने कहा, शायद तुम उसे घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए काफी हो। आलोक ने अभी तक उन्हें हत्यारी चालें नहीं सिखाई थी। अंडरग्राउंड फाइटिंग किंग डर्टी मूव्स का इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा था। आयशा को पहले तो इतना विश्वास नहीं हुआ। उसने सिर्फ ये सोचा था कि वह रुद्राक्षी को हरा सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वह घुटने टेक दे और दया की भीख मांगे। लेकिन रूपाली की बातें सुनकर उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। रूपाली, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारे बिना कदम बढ़ाए उसे सबक सिखा सकती हूँ। बस इंतजार करो और देखो कि मैं उसे वापस उसकी जगह पर रखूंगी। मैं हमारे कॉलेज के उन अज्ञानी लोगों को खुद देखने दूंगी कि असली चैंपियन कौन है। दोनों बहनें बहुत कॉन्फिडेंट थी और राजेंद्र भी। आलोक, क्या आपको लगता है कि मेरी बेटी के पास नेशनल चैंपियनशिप जीतने का मौका है? आलोक ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और कहा, रूपाली में काफी पोटेंशियल है, लेकिन फाइटिंग रिंग में हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। एक काला घोड़ा वहां दिखाई दे सकता है। लेकिन राजेंद्र उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वह चाहता था कि आलोक उसे बताए कि उसकी बेटी नेशनल चैंपियन बन सकती है। दोपहर के समय रूपाली और आयशा दोनों पृथ्वा और पृथ्वी को देखने गए और उन्हें अपनी प्रोग्रेस बताई। ओल्ड कपल ने पहले आलोक शर्मा के बारे में सुना था, इसलिए उन्हें ये जानकर बहुआ गर्व हुआ कि राजेंद्र ने उन्हें यहाँ लाने में कामयाबी हासिल की। आलोक द्वारा अपनी पोतियों को सिखाने के साथ दो बूढ़े लोग राहत से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए थे। पृथ्वी की केवल एक रिक्वेस्ट था, रूपाली, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बीएस्टार्ट को पंगु बना दो। आयशा ने हंसते हुए उसे दिलासा दिया, दादी, मैं रूपाली के हाथों को गंदे किए बिना रुद्राक्षी को एक सबक सीखा दूंगी। उसकी आप दोनों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई है? ये सुनकर पृथ्वी को राहत मिली और उसकी आंखों में एक भयानक मुस्कान फैल गई। रूपाली, मैं चाहती हूँ कि क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में वह बीएस्टार आयशा के खिलाफ लड़े। रूपाली तुरंत समझ गई कि पृथ्वी का क्या मतलब है। लेकिन दादी, यह नेशनल टूर्नामेंट है, जिसका मतलब था कि मैचों में हेराफेरी करने का कोई तरीका नहीं था। फिर पृथ्वी ने पृथ्वा पर नजर डाली और कहा, है क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर गौर के लिए एहसान चुकाने का समय आ गया है? मिस्टर गौर कंपटीशन के इंचार्ज लोगों में से एक थे। अगर वह मदद करने के लिए तैयार थे, सिस्टम को उसकी तरफ से आसानी से धांधली की जा सकती थी, ताकि आयशा और रुद्राक्षी को मैच में एक साथ रखा जा सके। रूपाली और आयशा तुरंत समझ गए कि पृथ्वी का क्या मतलब है। ये जानकर कि वह रुद्राक्षी से लड़ने जा रही थी, आयशा ने उस रात आलोक से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग रिसीव की। अगले दिन क्वालिफाई मैचों का पहला दौर अंत में शुरू हुआ। आज कंपटीशन देखने बड़ी संख्या में गेस्ट पहुंचे। एग्जाम्पल के लिए रुद्राक्ष रेहान के माता पिता राजेंद्र और उनकी पत्नी और पृथ्वा और पृथ्वी। लेकिन वे अन्य दर्शकों के साथ रिंग के नीचे बजाय दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों से मैच देख रहे थे। चारू और जाह्नवी ने क्लासेज छोड़ दी और रुद्राक्षी के साथ चले गए। आरुष कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। क्वालिफाइंग राउंड में कंटेस्टेड प्रिलिमिनरी राउंड की तुलना में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। रुद्राक्षी, सावधान रहना, कहीं चोट न लग जाए। चारू ने चिंतित होकर कहा, अगर रिंग में किसी ने तुम पर हमला किया है तो बस भाग जाना। उसे लड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि दर्दनाक था, चाहे आप हमलावर हो या जिस पर हमला किया जा रहा हो। जाह्नवी ने चारू के चेहरे पर चुटकी ली और कहा, रुद्राक्षी ने अभी तक मैच शुरू नहीं की है। ऐसे डिप्रेसिंग वर्ड मत कहो, वह भागने वालों में से नहीं है। इट्स हट। चारू ने कहा कि उसने रुद्राक्षी को आंसू भरी निगाहों से देखा।
ना चाहते हुए जाह्नवी ने जाने दिया। रुद्राक्षी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली और अपनी दो बहनों को एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए देखा। चैप्टर 90 आलोक की चालें। आज के मैच बड़े पर्दे पर बेहतरीन ढंग से जोड़े गए, इसलिए जब तक वे रिंग में नहीं गए तक किसी को नहीं पता था कि वे किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। मैच से पहले रुद्राक्षी बाथरूम गई और आयशा भी वही थी। ओह रुद्राक्षी, क्या इत्तेफाक है। आयशा ने नकली मुस्कान डाली। रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाए। क्या आयशा इतने समय के बाद अपना असली रंग दिखा रही है। उसने अपने हाथ पोंछे और आईने से आयशा को अपने पीछे देखा। क्या इत्तेफाक है। आयशा मुस्कुराए और बोली, ओह बाद में कुछ और भी इत्तेफाक होगा। तुम्हारा क्या मतलब है। रुद्राक्षी ने उसकी ओर ठंडेपन से देखा। मेरा क्या मतलब है, ठीक है तुम बाद में जान जाओगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए बाहर जाते हुए कहा। अपने ओपोनेंट का नाम बड़े पर्दे पर देखने के बाद रुद्राक्षी जोर से हंस पड़ी। तो आयशा का मतलब यही था। वाकई क्या इत्तेफाक है, क्योंकि आरआर को उसके बारे में शक था। रुद्राक्षी ने शांत रहने का फैसला किया और कुछ दिनों के लिए लापरवाह नहीं हो सकती, इसलिए उसने एल को मैच में हेराफेरी नहीं करने के लिए कहा। लेकिन किसने सोचा होगा कि आयशा इसमें उसकी मदद करने के लिए क्यूरियस थी और बिना अपने हाथों को गंदा किए रुद्राक्षी को वही मिला जो वह चाहती थी। यह एक तीर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। बिल्कुल, इसके लिए आयशा को धन्यवाद। जब रुद्राक्ष ने देखा कि रुद्राक्षी बेतरतीब ढंग से आयशा के साथ मैच है तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जल्दी से आकाश को ऑर्डर दिया कि वह रोनल्ड को इस पर गौर करने के लिए कहे। हाँ मिस्टर वंसल। दूसरे कमरे में राजेंद्र और उसकी पत्नी पृथ्वा और पृथ्वी के साथ मैच के एलोकेशन पर मुस्कुराए। चलो देखते हैं कि क्या रुद्राक्षी अभी भी इतना घमंडी हो सकती है। रूपाली का मैच दूसरे रिंग में हेल्ड किया गया था और इसका समय आयशा के साथ ओवरलैप हुआ, इसलिए वो देख नहीं पाए कि आयशा रुद्राक्षी को कैसे पिटेगी। क्या इत्तेफाक है, तुम आयशा से क्यों मैच हो। स्किन पर रुद्राक्षी के ओपोनेंट को देखकर चारू थोड़ी चिंतित हुई। रुद्राक्षी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आयशा काफी पेचीदा हो सकती है। जाह्नवी भी चिंतित थी जब उसने उसका हौसला बढ़ाया। ऑल द बेस्ट रुद्राक्षी। जाह्नवी और चारू के चेहरों पर चिंतित भाव देखकर रुद्राक्षी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। वे इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं। रिंग में एंटर करने के बाद रुद्राक्षी ने अपने बालों को बांध लिया और एक लाल हेयरबैंड लगा लिया। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्षी तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं रिंग में होती हूं तो मेरे पंच और किक आंधी होती है। प्लीज इसे दिल पर मत लेना अगर मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचाई हो। रुद्राक्षी ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह नहीं है जो चाहिए। राजवीर चारू और जाह्नवी के पास आया और चिंतित भरी आवाज में कहा, मैच के अनाउंस बोर्ड में छेड़छाड़ की गई है। जाह्नवी गुस्से से कहती है, शर्मा फैमिली के पास पावर है, ये वही कर सकते हैं। क्या राजवीर तुम्हें वहां कोई सुराग मिला। राजवीर अपना सिर न में हिला देता। चारू की आंखें नम हो जाती है। वह डरते हुए कहती है, रुद्राक्षी को कुछ होगा तो नहीं। जाह्नवी चारू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चारू रुद्राक्षी समझदार और होशियार है, वह इन दोनों बहनों की चालों को मात दे सकती है। जाह्नवी ने चारू को ठसली तो दे दी, लेकिन इस समय वह भी बहुत डरी हुई थी। राजवीर ये अच्छे से समझ सकता था कि जाह्नवी इतना क्यों डर रही है। आखिर रुद्राक्षी पहली लेडी थी जिसने जाह्नवी को एक परिवार जैसा फील करवाया। राजवीर जाह्नवी के हाथ को पकड़ आंखों के इशारों से उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुद्राक्षी बहादुर है। जाह्नवी ने भी राजवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि आलोक की प्रिंसेस ने आयशा के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। जैसे ही रेफरी ने मैच की शुरुआत की घोषणा की, आयशा ने पहल की और रुद्राक्षी की ओर इशारा किया। बिजली की तरह तेज चली हुई उसकी शक्तिशाली मुट्ठी सीधे रुद्राक्षी के चेहरे पर गई। रिंग के नीचे दर्शक इतने घबराए हुए थे कि उनका दिल उनके मुंह में आ गया। कोई हैरानी नहीं कि लोगों ने कहा कि आयशा कॉम्बैट जीनियस थी।
वह वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। ऐसा लग रहा था आयशा काफी स्किल थी। बदकिस्मती से भले ही वह तेज थी, रुद्राक्षी उससे बहुत तेज थी। उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और जल्दी से आयशा के हमले को चकमा दे दिया। उसी समय उसने तुरंत आयशा की बांह पकड़ ली और कमर पर निशाना लगाते हुए अपना पैर उठा लिया। आयशा की रिएक्शन धीमी नहीं थी। रुद्राक्षी को मारने में नाकाम रहने के बाद उसने जल्दी से अपनी कलाई मोड़ ली और रुद्राक्षी की पकड़ से मुक्त हो गई। फिर वह गर्व से मुस्कुराए और एक बैल की तरह रुद्राक्षी की ओर बढ़ने से पहले एक कदम पीछे हट गई। उसके मजबूर पैर रुद्राक्षी के चेहरे पर लात मारने जा रहे थे, ये सोचकर कि वह जल्द ही सफल हो जाएगी। आयशा ने एक घमंडी मुस्कान बिखेरी। वह रूपाली से तेज थी, इसलिए रुद्राक्षी के पास अपने हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्राक्षी ने वास्तव में उससे परहेज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वह नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका इरादा पहली बार में आयशा की किक से बचने का नहीं था। आयशा को इतनी अग्रेसिव तरीके से अपनी ओर आते देख रुद्राक्षी मुस्कुरा दी। वह एक्साइटेड होने लगी थी। अगर वो चाहती तो वह आयशा को सिर्फ एक चाल से कुचल देती, लेकिन अगर वह ऐसा करती थी तो मैच बिल्कुल भी मजेदार नहीं होता। जैसे ही आयशा के पैर की नोक रुद्राक्षी की गर्दन तक पहुंचने वाली थी, वह जल्दी से नीचे झुकी और अपनी पीठ को झुका लिया। फिर वह मुड़ी खुद को जमीन से ऊपर धकेला और तेजी से छलांग लगा दी। अपने पैरों से हवा में एक तेज चाप बनाते हुए उसने आयशा के पैरों पर जोर से लात मारी। जैसे ही दो जोड़ी टांगे टकराए, आयशा की पुतलिया किक के बल पर तुरंत सिकुड़ गई, जबकि रुद्राक्षी एक्सप्रेशनलेस रही। आयशा अजीब तरह से वापस गिर गई और जमीन पर गिरने के बाद खुद को स्थिर करने में कामयाब रही। लेकिन जब तक वो खुद को संभाल पाती, रुद्राक्षी पहले ही उसके ऊपर पैर रख चुकी थी। आयशा घबरा गई जब उसने देखा कि रुद्राक्षी का घुटना उसकी छाती पर दबने वाला है। आत्मविश्वास उसकी आंखों से जा चुका था और आंत तक हावी हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी इतनी ताकतवर होगी। कोई हैरानी नहीं कि रिया ने कहा था कि केवल वे ही जानते हैं जो उसके साथ लड़े हैं कि वह कितनी डरावनी हो सकती है। रुद्राक्षी द्वारा लात मारने के बाद उसके पैरों में इतना दर्द था कि वे सुन्न हो गए। वह अजीब तरह से चकमा दे रही थी और अचानक उसे आलोक द्वारा सिखाई गई चालें याद आ गई। आयशा चालाकी से मुस्कुराए। फिर उसे रुद्राक्षी से एक जोरदार मुक्का मिला जिसने प्रोसेस में रेफरी की व्यू को ब्लॉक कर दिया। चैप्टर 91 आयशा का रुद्राक्षी से हारना और शर्मा फैमिली लोग शोकर। ये बात है, दांत पिसते हुए आयशा ने सोचा। इसके बाद उसने रुद्राक्षी की कमर पकड़ ली और अपने घुटने को जोर से ऊपर किया। वह रुद्राक्षी के पेट के निचले हिस्से को निशाना बना रही थी। अगर वह रुद्राक्षी को चोट लग जाती तो वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। लेकिन आयशा क्या करने की कोशिश कर रही थी? रुद्राक्षी कैसे नोटिस नहीं कर सकती थी? जैसे ही उसने सोचा ये लड़की मौत की प्रार्थना कर रही है, रुद्राक्षी की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। आयशा ने सोचा कि वह चुपके से अपने हमले में सफल होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कि वह मुस्कुरा पाती, उसके उठे हुए घुटने को रुद्राक्षी ने जबरदस्ती वापस पकड़ लिया और उसके हाथ जो रुद्राक्षी की कमर को कसकर पकड़ रहे थे, अचानक कसकर पकड़ लिए गए। रुद्राक्षी आयशा पर आगे झुक गई, जिससे दोनों रिंग में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आयशा के हाथ उनकी कमर के बीच फंस गए थे और कोई उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि वह और रुद्राक्षी एक दूसरे के बहुत करीब झुके हुए थे। आयशा को अचानक इस बात का बुरा फील हुआ। रुद्राक्षी उसके कान में ठंडेपन से फुसफुसाई, क्योंकि तुम अपनी मौत को कोर्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आयशा को एक कर्कश आवाज सुनाई दी। रुद्राक्षी ने उसकी उंगली तोड़ दी थी। आह! तेज दर्द ने आयशा को चीखने पर मजबूर कर दिया। वे चंद सेकंड के लिए ही एक दूसरे के करीब थे। रेफरी का ध्यान आकर्षित करने के डर से रुद्राक्षी अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ पीछे हट गई। फिर वह उछल पड़ी और आयशा के सीने पर ट्रिपल किक मारी। आखिरी किक ने आयशा को रिंग से बाहर और जमीन पर भेज दिया जहां दर्शक जमा थे।
ट्रिपल किक के बाद जब रुद्राक्षी रिंग में मजबूती से उतरी तो हमेशा की तरह निडर दिख रही थी। लेकिन दूसरी ओर आयशा दयनीय और घबराई हुई दिख रही थी। आयशा को रिंग से बाहर निकाले जाने के उस सीन ने वीआईपी कमरों में कुछ लोगों को दंग कर दिया। राजेंद्र और मंजा इतने चौंक गए कि वे उठ खड़े हुए। राजेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या सच में आयशा उससे हार गई थी? इतने कम समय में आलोक के मार्गदर्शन से आयशा में बहुत सुधार हुआ था। वह रूपाली से भी तेज हो गई थी और उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। आयशा के खिलाफ रुद्राक्षी कैसे जीत सकती थी? इसके अलावा वह इतनी सहजता से जीत गई। राजेंद्र ने उस लड़की की ओर देखा जो रिंग में मुस्कुरा रही थी। क्या सचमुच वह निकम्मे अमरजीत की बेटी थी? न केवल राजेंद्र हैरान था, पृथ्वी और पृथ्वा ने भी रुद्राक्षी को अविश्वास में देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। आयशा देश की बेस्ट फीमेल फाइटर्स में से एक थी। रूपाली भी उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती थी। पृथ्वी की नज़र गहरी थी क्योंकि उसने रुद्राक्षी को नफरत और डर से देखा। वह कितनी शक्तिशाली थी। उसे अचानक अक्षय की कही हुई बात याद आ गई। उसने बताया था कि रुद्राक्षी रूपाली से कहीं ज्यादा स्ट्रोंग थी। क्या वह उस समय सच बोल रहा था? वह कांप उठी। पृथ्वी और पृथ्वा दोनों को याद था कि रुद्राक्षी ने पहले क्या कहा था। उसने कहा कि वह अपने हाथों से उनकी आशा को बर्बाद कर देगी। रुद्राक्षी कातिल थी, इसलिए वह लोगों की नजरों को लेकर बेहद सेंसिटिव थी। जैसा कि शर्मा उससे घूर रहे थे, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उनकी दिशा में ठंडेपन से देखा। वह शायद अंदाजा लगा सकती थी कि उसे कौन घूर रहा है, इसलिए वह बेरहमी से उन पर मुस्कुराए। कहने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्षी जानती थी कि यहाँ पृथ्वी का काम रहा होगा जो उसका मैच इस बार आयशा से हुआ। यह अफसोस की बात है कि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। आयशा एक अच्छी फाइटर थी जिसे जनता का सपोर्ट था। उसे रुद्राक्षी से इस तरह हारते हुए देखने के लिए दर्शक दंग रह गए थे। क्या आयशा शर्मा सच में मैच हार गई? न केवल वह हार गई, बल्कि वह बहुत सीरियस तरीके से घायल भी लग रही है। आयशा जो एक मेस लग रही थी, रुद्राक्षी बिल्कुल अपोजिट थी जो रिंग में निडर खड़ी थी। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए रिंग से बाहर आए और आयशा के पास बैठ गई। आखिर क्या शर्मा परिवार का ये प्लान तोड़ देगी रुद्राक्षी, और क्या रुद्राक्ष की मिलेगा रुद्राक्षी के खिलाफ सबूत? दो दिल डियर रीडर्स, आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा? लाइक कमेंट रिव्यूज देकर बताएं। शेयर करना न भूले। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। ये बात है, दांत पिसते हुए आयशा ने सोचा। इसके बाद उसने रुद्राक्षी की कमर पकड़ ली और अपने घुटने को जोर से ऊपर किया। वह रुद्राक्षी के पेट के निचले हिस्से को निशाना बना रही थी। अगर वह रुद्राक्षी को चोट लग जाती तो वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। लेकिन आयशा क्या करने की कोशिश कर रही थी? रुद्राक्षी कैसे नोटिस नहीं कर सकती थी? जैसे ही उसने सोचा ये लड़की मौत की प्रार्थना कर रही है, रुद्राक्षी की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। आयशा ने सोचा कि वह चुपके से अपने हमले में सफल होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कि वह मुस्कुरा पाती, उसके उठे हुए घुटने को रुद्राक्षी ने जबरदस्ती वापस पकड़ लिया और उसके हाथ जो रुद्राक्षी की कमर को कसकर पकड़ रहे थे अचानक कसकर पकड़ लिए गए। रुद्राक्षी आयशा पर आगे झुक गई, जिससे दोनों रिंग में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आयशा के हाथ उनकी कमर के बीच फंस गए थे और कोई उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि वह और रुद्राक्षी एक दूसरे के बहुत करीब झुके हुए थे। चैप्टर 92 मैं चाहता हूँ तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए रिंग से बाहर आए और आयशा के पास बैठ गई। आयशा का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसने रुद्राक्षी को देखा और अपने दांत पीस लिए। रुद्राक्षी शर्मा, तुम बेरहम हो। वेल, तुमने मुझे ऐसा होने का अवसर दिया है तो डेफिनेटली मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा की मदद की। आयशा उससे भगाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकती। रुद्राक्षी के हाथ लोहे के सरोते से भी ज्यादा मजबूत थे।
बाहरी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से रुद्राक्षी ने ओपोनेंट के रूप में अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। भले ही वह जीत गई, लेकिन उसने आयशा का साथ दिया। लेकिन रुद्राक्षी ने जब आयशा को ऊपर खींचा तो किसी को नहीं पता था कि उसने आयशा से क्या कहा। आयशा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा गुस्से से मुरझा गया था। रुद्राक्षी उसके कान में फुसफुसाई, जब तुमने सोचा था कि तुम चुपके से मुझ पर हमला कर सकती हो तब तुम्हें अपनी उंगलियां टूटते हुए कैसा लगा? क्या ये स्टिसिफाइंग है? उसके बाद रुद्राक्षी ने हंसते हुए एक्ट किया जैसे उसने अपना बैलेंस खो दिया और आयशा को फिर से जमीन पर गिरने दिया। रुद्राक्षी ने एक बेरहम मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और ये देखकर उसे और भी खुशी हुई कि आयशा कितनी गुस्से में थी। रुद्राक्षी शर्मा परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा, मेरे शब्दों को याद रखना। आयशा उसके सीने से लिपट गई और उसे कमजोर धमकी दी। रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाए और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? चारू जाह्नवी खुश होते हुए रुद्राक्षी को गले लगाने के लिए दौड़ी। रुद्राक्षी ने भी अपनी बाहें फैला दी और उन दोनों के बालों को बड़ी बहन की तरह सहलाया। राजवीर ने रुद्राक्षी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। रुद्राक्षी तुरंत राजवीर सर को वृत करते हुए कहता, राजवीर सर, मेरे साथ खड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। मंजा और राजेंद्र पहले ही अपने विप कमरे से नीचे आ चुके थे। पृथ्वी और पृथ्वा अभी भी अपने होश में नहीं थे। आज रुद्राक्षी की परफॉर्मेंस उनके मुंह पर तमाचे की तरह थी। उन्होंने जानबूझकर रुद्राक्षी और आयशा को एक दूसरे से लड़ने की व्यवस्था की, इस उम्मीद में कि आयशा उसे सबक सिखा सकती है। किसने सोचा होगा कि न केवल रुद्राक्षी को सबक मिला, बल्कि उनकी अनमोल पोती को भी इसके बदले इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। पृथ्वी और रुद्राक्षी के बेरहम मुस्कान याद आए जब उसने उसे देखा। ये सोचकर वह गुस्से से कांप उठी। साथ ही उसे अपने फैसले पर पश्चाताप हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह अपनी पोती और उस लड़की को आपस में लड़ाने की व्यवस्था नहीं करती। पृथ्वा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जिस पोती को उन्होंने छोड़ दिया वह इतनी शक्तिशाली निकली। उस समय मंजा और राजेंद्र पहले ही आयशा की तरफ भाग चुके थे। रुद्राक्षी पहले ही चारू जाह्नवी के साथ जा चुकी थी। उसने आयशा की परवाह नहीं की जो अब भी दर्द से कराह रही थी। जैसे ही आयशा ने अपने माता पिता को देखा वह गुस्से से फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ मंजा की ओर बढ़ाया और कर्कश टोन में कहा, मां, बहुत दर्द हो रहा है। मंजा का दिल पसीज गया। आयशा, तुम्हें चोट कहाँ लगी है, मुझे बताओ। ठीक है। राजेंद्र का चेहरा डाक पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना आपा खोने वाला है। आयशा के हाथ और भी जोर से कांपने लगे। इतना दर्द हुआ कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी उंगलियां टूट गई है क्या? राजेंद्र और मंजा दोनों चौंक गए। राजेंद्र ने जल्दी से आयशा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसे छुआ आयशा को इतनी चोट लगी कि उसके पसीने छूटने लगे। जब उसने आयशा की उंगलियों पर टूटी हुई हड्डियां को महसूस किया तो राजेंद्र की आंखें गुस्से से फैल, रुद्राक्षी, तुम बहुत दूर चली गई हो। और फिर वह तुरंत उठा और उसके पीछे दौड़ा। एक बार जब मंजा ने राजेंद्र के हाव भाव देखे तो उसे पता चला कि रुद्राक्षी ने सचमुच आयशा की उंगलियां तोड़ दी है। और वह इतनी गुस्से हुई कि लगभग बेहोश हो गई। गनीमत रही कि मेडिकल स्टाफ आ गया। आयशा को स्ट्रेचर पर ले जाने के बाद मंजा अपने पति का पीछा किया। राजेंद्र ने रुद्राक्षी को कंपटीशन के मैदान के पास कहीं रोक लिया। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। राजेंद्र को देखते ही चारू और जाह्नवी सहज रूप से रुद्राक्षी के सामने खड़े हो गए। राजेंद्र ने चारू को भगाने की कोशिश की, मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर भी इससे पहले उसका हाथ चारू के कंधे को छू पाते एक गोरे पतले हाथ ने उसे जोर से पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने ठंडेपन से कहा, अंकल, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम बकवास करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? राजेंद्र ने गंभीर रूप से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयशा की उंगलियां तोड़ने की? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जान देकर कीमत चुकाओ। उसके शब्दों पर रुद्राक्षी ने एक मुस्कान बिखेरी
उसने हंसी उड़ाई और उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। राजेंद्र ने पूरी कोशिश की लेकिन अपना हाथ उसकी पकड़ से खींचने में असफल रहा। अंकल, आप इस तरह बकवास नहीं कर सकते। हम एक लॉफुल कंट्री में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ और मुझे धमकी देने के लिए आप पर केस कर सकती हूँ। आप जानते हो, अपने हाथ को थोड़ा थोड़ा दबते हुए महसूस करते हुए राजेंद्र ने अपनी आंखों को भयावह रूप से निचोड़ा। बेहतर होगा कि तुमने आज जो किया उसका पछतावा न हो। चैप्टर 93 जंगलीपन, उसका अहंकार। चिंता न करें क्योंकि मैं रुद्राक्षी शर्मा जो कुछ करती हूँ उस पर कभी पछतावा नहीं करती। रुद्राक्षी ने अपना हाथ राजेंद्र की कलाई पर जोर से दबा दिया। राजेंद्र का चेहरा धीरे धीरे लाल होता देख वह खुशी से मुस्कुरा दी। कम ऑन अंकल, हम परिवार हैं। आयशा और मैं सिर्फ फाइटिंग कर रहे हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हो? अंत में आप केवल खुद का नुकसान करेंगे। बस फाइटिंग। मंजा जो तेजी से आगे बढ़ी अचानक आवाज उठाई क्योंकि उसने सुना कि रुद्राक्षी ने अभी क्या कहा था। उसकी तेज आवाज कानों के लिए कठोर थी। तुमने आयशा का हाथ तोड़ दिया। क्या फाइटिंग से तुम्हारा यही मतलब है? मंजा रुद्राक्षी से इतनी नफरत करती थी कि वह अभी उसकी हड्डियों को पीसकर राख कर देना चाहती थी। वह रुद्राक्षी को थप्पड़ मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। इस बार रुद्राक्षी के कुछ करने से पहले ही चारू ने नम्रता का हाथ पकड़ लिया था। चारू का गुस्सा होना रेयर था। चाची, आप और चाचा दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के मैच के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। क्या आपको सच में लगता है कि हमारा परिवार बेवकूफ है? रुद्राक्षी द्वारा आयशा को इतनी बुरी तरह से घायल किया गया था कि मंजा ने अपनी समझ खो दी थी। ये देखकर कि चारू उससे बात कर रही है उसने गुस्से से कहा, चारू मुझे जाने दो, तुम ढीठ बच्ची, बड़ों के प्रति तुम्हारा सम्मान कहाँ है? चारू ने आंखें मूंद लीं। सबसे पहले लाइन पार करने वाला कौन था? सम्मान करो। रुद्राक्षी मुस्कुराए और राजेंद्र एंड मंजा की ओर ठंडेपन से देखने लगी। हम किसके प्रति सम्मान दिखाने वाले हैं? क्या आपको सच में लगता है कि हमें आपको केवल इसलिए सम्मान दिखाने की जरूरत है क्योंकि आप हमारे चाचा और चाची हैं? क्या मजाक है? रुद्राक्षी ने उनका मजाक उड़ाते हुए बेरहमी से मजाक उड़ाया। हमारा परिवार वह है जिसने आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दी है। अगर आप सच में इस बारे में बात करना चाहती हैं कि किसे किसका सम्मान करना चाहिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारे प्रति सम्मान करना चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि पिछली बार मैंने वार्ड में जो कहा था वह हंसने के लिए था? इन सभी वर्षों में मेरे डैड से इतने पैसों की भीख मांग रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपका सम्मान किया जाना चाहिए? जिस समय हमने आप लोगों से रिश्ता तोड़ दिया आप लोग कुछ भी नहीं होगे। राजेंद्र और मंजा इतने आग बबूला हो गए कि उनके चेहरे लाल हो गए। बीच बीच में लोग उधर से गुजरते और कई लोग रुक जाते और उन्हें क्यूरोसिटी से देखते। दोनों पक्ष दुश्मन थे और कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन अंत में रुद्राक्षी को उनकी बकवास को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए उसने उन्हें एक तरफ फेंक दिया। राजेंद्र पीछे की ओर लड़खड़ाया क्योंकि रुद्राक्षी ने उसे दूर धकेला। वह अपना बैलेंस भी नहीं रख पा रहा था, देखने में भी दयनीय स्थिति में दिखाई दे रहा था। लेकिन मंजा राजेंद्र की तरह मजबूत नहीं थी, इसलिए जब चारू ने उसे दूर धकेला तो वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। राजेंद्र और मंजा को हिलाकर रख देने के बाद रुद्राक्षी को फिर से किसी ने रोक लिया। लेकिन यह इस बार सहगल परिवार का कोई बेशर्म सदस्य नहीं था। यह आकाश था। आकाश ने एक नकली मुस्कान दी और कहा, मैडम, मिस्टर वंसल कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो उठाई। वेल, वह इस बारे में कैसे भूल सकती है? उसने कहा था कि वह मैच के बाद उससे मिलेंगी। वह केवल आरआर को ढूंढने के लिए उस पर डिपेंड हो सकती थी। पिछली बार अस्पताल में किस करने के बाद से उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था। आकाश के चेहरे पर नकली मुस्कान देखकर रुद्राक्षी वापस मुस्कुराए और बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। आकाश ने आईब्रो सिकोड़ी। उसे ऐसा क्यों लगा कि रुद्राक्षी ने उसे तिरस्कार से देखा? शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। चारू और जाह्नवी रुद्राक्षी को जाने नहीं देना चाहते थे। वे अभी भी उसके साथ अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते थे।
बदकिस्मती से रुद्राक्षी बोली। चारू पहले जाह्नवी के साथ प्रैक्टिस रूम में जाओ। वहां पर अक्षय तुम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। और आगे से ध्यान रखना मेरे लिए। कोई भी मुसीबत लेने की जरूरत नहीं है। मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। ओह ठीक है। चारू ने अपने होठों को फुलाया जबकि जाह्नवी ने बार बार रुद्राक्षी की ओर देखा, ये दिखाते हुए कि वह उसे छोड़ने के लिए कितनी अनिच्छुक थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने चारू से शिकायत की, हमारे जीजू अननोइंग है, क्या तुम्हें नहीं लगता? चारू ने सहमति में सिर हिलाया। वह रुद्राक्षी के लिए काफी अच्छा नहीं है। रुद्राक्ष पिछली सीट पर शुद्ध सफेद दस्ताने पहने हुए बैठा था। वह एक टैबलेट हाथ में लिए हुए थे और बार बार रुद्राक्षी का मैच देख रहा था। उसका तिरस्कार, उसका जंगलीपन, उसका अहंकार और उसकी बेरहमी। जब वह रिंग में थी तब ये पूरी तरह से फ्लॉन्ट किया गया था। जैसे ही उसने रिंग में कदम रखा ऐसा लगा जैसे वह किसी और व्यक्ति में बदल गई हो। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की चाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने धीमी गति से वीडियो को फिर से चलाया। फिर उसने फिर से तेज गति से वीडियो चलाया। ये देखने के बाद रुद्राक्ष गहराई से भौचक्का का रह गया। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, खासकर तब जब एक ही काम को बार बार किया जा रहा हो। वह पहले एक के साथ लड़ चुका था और उसकी स्किल बेशक चौंकाने वाली थी। रिंग में रुद्राक्षी का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा। फिर भी दोनों में थोड़ा बहुत फर्क था। एक ही चालें पेचीदा होती थीं और वे सभी घातक चालें थीं। लेकिन रिंग में रुद्राक्षी का फाइटिंग स्टाइल काफी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थी। चैप्टर 94 क्या मुझे उसके साथ नहाना चाहिए? जब रुद्राक्ष सोच रहा था, किसी ने अचानक कार की खिड़की पर दस्तक दी। रुद्राक्षी खिड़की के बाहर खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बाहर धूप तेज थी और वह अभी भी अपनी कॉम्पिटिशन यूनिफॉर्म में थी। उसके काले बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसके माथे के चारों ओर एक लाल पट्टी बांधी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। वह मुस्कान उसकी आंखों के लिए थोड़ी चकाचौंध थी। अचानक रुद्राक्ष को याद आया कि दूसरे दिन क्या हुआ था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के खिड़की से नीचे लुढ़क गया। रुद्राक्षी ने अपना सिर उसके चेहरे के पास खिड़की में घुसा दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? वह इतनी खुश लग रही थी मानो अपने प्यार को देख रही हो। रुद्राक्ष ने अपने होठों को सिकोड़ा और अपनी उंगलियां हिलाईं। उस दिन रुद्राक्षी ने उसे मैसेज किया और कहा कि वह उसके प्यार में पड़ गई है। ये रुद्राक्ष के योजना के खिलाफ था। उसने दूर देखने के लिए अपना चेहरा काफी मोड़ लिया। पहले अंदर आओ। ठीक है। रुद्राक्षी ने दरवाजा खोला और उसे एक तरफ धकेल दिया। आकाश उसे पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए याद दिलाने ही वाला था कि उसने रुद्राक्षी को रुद्राक्ष के साथ पिछली सीट पर बैठे देखा। वह इतना चौंक गया था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने तुरंत रुद्राक्ष को देखा। क्या उनके बॉस का मिस रुद्राक्षी पसंद करने लगे हैं? जैसे ही आकाश कार में चढ़ा उसने पीछे मुड़कर रुद्राक्ष को देखा। आगे और पीछे की सीटों को अलग करने वाला पार्टीशन खड़ा हो गया। अगर उसने जल्दी से अपना हाथ वापस नहीं लिया होता तो उसका हाथ टूट सकता था। उसके बॉस सच में बहुत बेरहम है। पार्टीशन को देखकर रुद्राक्षी ने जानबूझकर रुद्राक्ष के इरादे की गलत समझा और रुद्राक्ष के करीब जाकर उसके सीने पर हाथ रखा। तुम मुझसे मिलने क्यों आए? उसकी हरकतों से रुद्राक्ष कार की खिड़की की ओर सड़का। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और अपने सामने लड़की को देखा। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था? रुद्राक्षी ने उलझन का बहाना करते हुए अपना सिर झुका लिया। फिर उसके चेहरे पर एक एहसास नजर आया। ओह, तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे जबरदस्ती कैसे किस किया? रुद्राक्ष कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। सॉर्ट ऑफ। कार में बात करना ठीक नहीं है। क्या हम तुम्हारे अपार्टमेंट में बात कर सकते हैं? रुद्राक्षी ने कहा। उसकी मुस्कान जितनी चार्मिंग थी उतनी ही ईविल भी। आधे घंटे बाद रुद्राक्ष अपने घर में सोफे पर बैठा था। वह हमेशा से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कांपती पलकों ने उसकी भावनाओं को धोखा दे दिया। बाथरूम से बहते पानी की आवाज आ रही थी।
रुद्राक्षी अंदर नहा रही थी। उसने रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में आने के लिए कहा था और किसी कारण से रुद्राक्ष सहमत हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आते ही नहाने लगेगी। वे दोनों एडल्ट थे, भले ही वह महिलाओं से दूर रहा हो फिर भी वो एक नॉर्मल आदमी था। और रुद्राक्षी का इशारा काफी क्लियर था। पिछली बार जो हुआ था उसका जवाब उसे नहीं मिला था, इसलिए जब रुद्राक्षी ने उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए कहा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उसका पर्पस उसकी बाह देखना था। अब जब रुद्राक्षी ने उसे मौका देने की पहल की थी तो उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। रुद्राक्ष हमेशा सावधान रहा है, लेकिन वह भूल गया कि रुद्राक्षी वास्तव में रुद्राक्ष के हाथ में ए का डीएनए था, लेकिन ए बहुत सतर्क थी। वह कई सालों से इस फील्ड में शामिल थी, लेकिन उसने कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा। न तो अस्पताल और न ही आपराधिक डेटाबेस में कोई मिलान डीएनए था। उसे बस इतना करना था कि के डीएनए की रुद्राक्षी के डीएनए से तुलना करनी थी और वह जान सकेगा कि क्या वह सच में ए है। लेकिन उसने ये तरीका चुना। जब वह आंखें बंद करके सोच रहा था तभी उसे अपने पीछे रुद्राक्षी की कोमल आवाज सुनाई दी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर देखा। जब उसने देखा कि रुद्राक्षी ने क्या पहना है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। रुद्राक्षी के काले और गीले बाल उनकी पीठ पर गिरे हुए थे। उसके सीने पर नहाने का तौलिया लिपटा हुआ था। यह कोई बड़ा तौलिया नहीं था। उसके बदन से लिपटा तौलिया का दामन उसकी जांघों के पास कहीं गिर गया। वर्षों की ट्रेनिंग ने रुद्राक्षी की सीधे और पतले पैर दिए थे, लेकिन उसकी मांसपेशियां मजबूत और लोचदार थीं। भले ही वह दुबली पतली थी फिर भी उसने रेल की तरह पतली होने का आभास नहीं दिया। उसके नहाने के बाद वह चमकती हुई लग रही थी। उसकी स्किन गोरी और चिकनी लग रही थी कि उसके बालों से पानी उसकी छाती में टपकने लगा। रुद्राक्ष की उंगलियां फड़कने लगीं और उसकी ठंडी आंखें गहरी लगने लगीं। तुम रुद्राक्षी ने अपने होठों पर एक पतली उंगली रख दी। रुद्राक्ष नहीं जानता था कि क्या यह उसकी गोरी उंगली थी जिसने उसके लाल होठों को अलग कर दिया था या यह उसके सुंदर होठों ने उसकी उंगलियों की गोरीता को अलग कर दिया था। किसी भी तरह वह अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रही थी। शायद रुद्राक्ष के ऊपर जादू हो गया था। वह चाहता था कि रुद्राक्षी कुछ कपड़े पहने, लेकिन किसी कारण से उसने चुप रहने के रुद्राक्षी के ऑर्डर का पालन किया। रुद्राक्षी शांत शालीन कदमों से उसकी ओर बढ़ी और खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। उसने अपनी पतली बाहों को उसके गले में फंसा दिया और उसकी गोद में बैठ गई। रुद्राक्ष का शरीर अकड़ गया। रुद्राक्ष अपने शरीर को टेंस महसूस करने के बाद रुद्राक्षी अपने होठों पर मुस्कुराहट ले आई। ऐसा लग रहा था कि उसका शक अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वह जानबूझकर उसके इतने करीब आ गई कि उनकी नाक लगभग छू रही थी। रुद्राक्ष के चेहरे को सहलाते ही रुद्राक्षी के चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। अचानक रुद्राक्षी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी काली अथाह आंखें उस पर टिकी थीं। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के अट्रैक्टिव एडम एप्पल को ऊपर नीचे हिलते हुए देख सकती थी। रुद्राक्षी एक ईविल मुस्कान के साथ अपनी जीभ पर क्लिक किया। रुद्राक्ष के हाथ को देखते हुए उसने फिर से रुद्राक्ष के इरादे का गलत मतलब ही निकाला। क्या तुम इतनी जल्दी में हो? बोलते ही उसके नाजुक लाल होंठ खुल गए और बंद हो गए। रुद्राक्ष ने अपना सिर घुमा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले उतरो। क्यों? रुद्राक्षी अपने दिल की गहराइयों से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बहुत ही मनमोहक थी। उसकी हर हरकत और मुस्कान रुद्राक्ष लुभा रही थी। रुद्राक्षी ने शीशे के सामने हजारों बार प्रैक्टिस की थी और अब हर छोटी सी एक्सप्रेशन उसके कंट्रोल में थी। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि जब वह अपनी आईब्रो उठाती है या आंख मारती है तो इसका क्या असर होगा। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के शरीर से निकलने वाली फीकी सुगंध को गौर से सूंघ सकता था। यह उसके शॉवर जेल की महक थी। इससे पहले किसी और ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि चीजें सच में कंट्रोल से बाहर थीं। उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैं आज तुम्हारे पास ये बताने आया हूं कि हमारे बारे में क्या है। रुद्राक्षी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक रही थीं।
रुद्राक्ष ने उसे देखने से इनकार कर दिया, लेकिन वह उसे बनाने पर तुली हुई थी। वह उसके होठों के पास गई और बोली, लेकिन उसने उसे चूमा नहीं। वह जानबूझकर उनके बीच दूरी बना रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है जब तुमने मुझे उस दिन किस किया था। रुद्राक्ष ने उस दिन उसका हाथ चूमने की कोशिश की थी। वह जानना चाहता था कि क्या वह है। रुद्राक्षी ने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद रुद्राक्ष हैरान रह गया। क्या उसे पता चल गया है? उसने सहजता से अपना सिर घुमाया और रुद्राक्षी ने मोमेंट का फायदा उठाते हुए उसके होठों पर एक पैक लगाया और कहा, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? रुद्राक्ष स्पीचलेस हो गया था। आई लाइक यू टू। रुद्राक्षी ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उसके होठों को चूमते हुए वह फुसफुसाए, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, है ना? इससे पहले कि वह कुछ बेहतर समझ पाता, रुद्राक्षी ने पहले ही उसे सोफे पर धकेल दिया। चैप्टर 95 पहचान छुपाने के लिए बड़ा त्याग किया। हम एक नकली कपल से असली कपल में बदल सकते हैं, रुद्राक्षी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने रुद्राक्ष की टाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ आदमी उसके चार्म को रेसिस्ट कर सकते थे। रुद्राक्ष को इसका आभास भी नहीं हुआ, लेकिन वह उसके दोनों हाथों को पकड़ रहा था। टच से उसकी स्किन कोमल और चिकनी महसूस हुई। अभी वह अपना पर्पस भूल गया था। जब रुद्राक्ष ने उसकी बाहों को छुआ तो उसने कोई रिएक्ट नहीं दी। उसे तब तक होश नहीं था जब तक कि उसे रुद्राक्षी के कोमल बालों का अपनी गर्दन पर ठंडक का एहसास नहीं हुआ। उसकी की पहली रिएक्शन रुद्राक्षी की बाह के नीचे अपना हाथ सरकाने की थी। कोई निशान नहीं था। उसकी स्किन बिना किसी निशान के मुलायम और चिकनी थी। वह ये नहीं थी। क्या ये सच में महज एक इत्तेफाक था कि वह उस दिन अक्षय के कमरे में दिखाई दी थी? फिर उसने ऐसा नाटक क्यों किया जैसे उसे अक्षय के साथ एक डिस्ट्रक्शन के रूप में कुछ करना था? रुद्राक्षी मुस्कुराए और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह उसकी बाह को महसूस कर रहा था। वह चाहती थी कि रुद्राक्ष को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि उसकी बाह रेशमी चिकनी थी। जब रुद्राक्ष सोच में डूबा हुआ था, वह मुस्कुराए और उसके होठों के पास पहुंची, उन्हें धीरे से पैक दी। रुद्राक्ष के होंठ पतले, मुलायम, ठंडे और चूमने के लिए बहुत सहज थे। रुद्राक्षी ने उनमें अचानक रुचि महसूस की, इसलिए वह खुशी में बार बार पैक देती रही। रुद्राक्ष ने आखिरकार देखा कि वह क्या कर रही थी। ये कन्फर्म करने के बाद कि वह ये नहीं थी, उसका अब जारी रखने का मूड नहीं था। उसने अपना एक हाथ सोफे पर रखा और सीधा बैठ गया। उसने अपने दूसरे हाथ से रुद्राक्षी की कमर को पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। उसके एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थी। उस दिन जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा तो। रुद्राक्षी ने अपना मुंह ढक लिया और कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे पसंद नहीं करते? रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। वह अभी एक सेकंड पहले एक शरारती चुड़ैल की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी पलकों से झिलमिलाते आंसू टपक रहे थे। उसकी आवाज आंसुओं से दब गई थी। फिर तुमने मुझे क्यों किस किया? तुमने मुझे गुमराह क्यों किया? तुमने कहा था कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या मैंने तुम्हें मुझे किस करने के लिए मजबूर किया? एक फ्रेंच किस कैसे एक्सीडेंटल हो सकती है? उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर रुद्राक्ष को सिहरन उठी और उसका दिल पीड़ा से बेचैन हो उठा। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं अचानक उसे नहीं पता था कि वह खुद को कैसे समझाए। उसने ये पता लगाने के पर्पस से उससे कांटेक्ट किया था कि क्या वह के उसे अब उसका जवाब मिल गया। वह ये नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उसने अनजाने में एक ऐसी लड़की के साथ धोखा किया था जिसे डेटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ये नॉर्मल था कि वह उसके प्यार में गिर जाएगी, लेकिन वह नहीं कर सका। वह जिस व्यक्ति को पसंद करता है वह वीकेंड थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आया। उसने यहाँ तक सोचा कि वह एक जर्क है। उसने दावा किया कि उसे वीकेंड पसंद है और फिर भी वह किसी अन्य लड़की के साथ इस तरह की इंटीमेट बातें कर रहा था। उसने वीकेंड और उसके सामने लड़की, उसकी पत्नी, दोनों को धोखा दिया है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने कॉलर को खींच लिया। उसकी याद की गहराइयों में से वीकेंड मुस्कुराता हुआ चेहरा था। वह रोशनी थी जो उसके जीवन में आई थी। वह उसकी सेवियर थी।
लेकिन रुद्राक्षी को आंसुओं में देखकर वह उन बेरहम शब्दों को कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मैं तुम्हें पहले घर भेजता। हम इस बारे में अगली बार बात करेंगे, रुद्राक्ष ने कठिनाई से कहा। तो क्या तुम अब मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो? रुद्राक्षी की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनकी मुस्कान कोमल और प्यारी थी। रुद्राक्ष की आंखों में भावना टिमटिमा गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रुद्राक्षी दौड़कर उसके गले लग गई और उसे होठों पर चूम लिया। रुद्राक्ष ने मुंह फेर लिया। रुद्राक्षी के शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ बाथ टॉवल से उसकी शर्ट के एक बटन पर अटक गया। जब रुद्राक्ष बगल में चला तो उसने गलती से रुद्राक्षी के बाथ टॉवल को खोल दिया। रुद्राक्षी को अपने सीने में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान जम गई। कुछ गिरते हुए महसूस करते हुए रुद्राक्षी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी ठंडी आंखें फड़कने लगीं और उसके कान खून जैसे लाल हो गए। उसने तुरंत बाथ टॉवल उठाया और उसे रुद्राक्षी के चारों ओर लपेट दिया। जाओ और कपड़े बदल लो। रुद्राक्षी अवाक थी, तो रुद्राक्ष ने उसका नग्न शरीर देख लिया। उसे रिझाने के लिए वह बिना कुछ पहने ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। रुद्राक्षी अपने बिस्तर पर लेट गई। जब उसने सोचा कि रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में क्या हुआ है तो उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा तकिए में तब तक दबा रखा था जब तक कि वह सांस नहीं ले पाए। तभी उसने अपना सिर उठाया। रुद्राक्ष ने उसका नग्न शरीर देखा था। उसने सब कुछ देख लिया था। रुद्राक्षी ने अपनी चिकनी बाहों को रगड़ते हुए आह भरी। आर के शक को दूर करने के लिए उसने बड़ा त्याग किया था। उसने धीरे से अपनी बाह की बनावटी स्किन को छीला और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये पूरा नुकसान नहीं था। रुद्राक्ष की इंटेलिजेंस को जानने के बाद उसे शक होता अगर उसने अपने अधूरे हाथ को रिवील करने के लिए उसकी उलझन का फायदा नहीं उठाया होता। भले ही उसने रुद्राक्ष की शंकाओं को दूर कर दिया था, फिर भी उसे अपनी योजना जारी रखनी थी। आखिरकार उसे आर के करीब जाना ही था। रुद्राक्षी का चेहरा अभी भी झुलसा हुआ था। उसने रुद्राक्ष को एक मैसेज भेजा। क्या तुम मुझे कल पिक कर सकते हो? मैसेज भेजने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। रुद्राक्ष अपने फोन को पकड़े हुए था, सोच में डूबा हुआ दिख रहा था। उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया जैसे कि वह गर्म जल रहा हो। उसने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने माथे पर रख लिया। वह गलती के बाद गलती करता रहा। उसे शुरू से ही रुद्राक्षी को परखने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ा दोष अक्षय के कमरे में उसी दिन रुद्राक्षी की प्रेजेंस थी। उसने विकी को ये गलत आभास भी दिया कि उसने अभी अभी अक्षय के साथ कुछ किया है, लेकिन उसके हाथ पर कोई निशान नहीं था। उस दिन उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। अगर वह सच में की थी तो उसकी बाह पर जख्म होना चाहिए था। वह ए नहीं थी, लेकिन शायद उसका ए से कुछ लेना देना था। हो सकता है उसने के ट्रैक को कवर करने के लिए अक्षय के साथ फेक सिचुएशन बनाई हो। अगर उसका अनुमान सही है तो उसे अपना एक्ट जारी रखना पड़ेगा। वह रुद्राक्षी के जरिए ए को ढूंढ पाएगा। इतना सोचते ही उसने फोन उठा लिया। रुद्राक्षी के मैसेज का जवाब देने से पहले उसने कुछ सेकंड सोचा। ठीक है, रुद्राक्षी ने कंपटीशन को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया था, लेकिन दूसरों ने नहीं किया। रुद्राक्षी ने ब्रूस और रिया को हराकर जितना हंगामा किया उतना हंगामा नहीं हुआ। आखिरकार रिया देश की टॉप 20 फीमेल फाइटर में से एक हो सकती है, लेकिन उसकी हर टॉप फाइटर का ध्यान नहीं खींचेगी। लेकिन आयशा शर्मा अलग थी, एक जीनियस लड़की थी। भले ही वह रूपाली जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं था। वह एक आउटस्टैंडिंग फाइटर थी जो कंपटीशन के मिक्स्ड जेंडर डिवीजन के टॉप 10 में एंटर कर सकती थी। हालांकि आज रुद्राक्षी ने उसे रिंग से बाहर कर दिया। इसका क्या मतलब था? कंटेस्टेंट इसके बारे में बात करने में बिजी थे। जो लोग कंपटीशन जीतने के लिए अपनी ताकत जुटा रहे थे वे सोच में पड़ गए। रुद्राक्षी के मैच का वीडियो कुछ कोच पहले ही अपने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को दिखा चुके थे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।